मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 7th एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है अपनी दिल्ली के बहुत ही ब्रिलियंट एंड सुपर टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनका नाम है DRV एंड महान। मेरे भाई कैसे हो आप? थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू भाई आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। सही, कैसा लग रहा है? बढ़िया ब्रो, काम चालू है बस। बढ़िया भाई, पूरे काले कपड़े काले चश्मे, दिल काला तो नहीं है ना? सबने अपने आप से काले कपड़े पहन के यूनिफॉर्म है यार वो पता ही आपको, मोस्टली आर्टिस्ट आई हैव सीन दे वेयरिंग ब्लैक। सेफ चॉइस है ना अपने लिए। यूनिफॉर्म। मैं तो प्रमोशन कर रहा हूँ, देखो फक एवरीथिंग, सब्सक्राइब टू राज जोन्स। मैं भी प्रमोशन ही कर रहा हूँ एक तरीके से। पता नहीं यार, लोग ना सब्सक्राइब कर देते आजकल, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, टेंशन हो जाती है। कैसे हो भाई लोग? ये पहले बताओ भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है? बस प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, अभी फॉलो अप डालना है और प्रोजेक्ट्स का। ओके, और बस फुल पर काम चल रहा है। सही है, बढ़िया। पाजी आप बताओ। भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अभी कोक स्टूडियो का करके खत्म हुए हैं। हाँ भाई, और फिर अभी नेक्स्ट एल्बम पे काम कर रहा हूँ। टीजर बहुत गान फाड़ था। एक्सक्लूसिव भाई ने मुझे टीजर भेजा, बहुत ही ज्यादा गान फाड़। तो वही टीजर और ये सब बना रहा हूँ। तो अभी लास्ट 1 साल से उसी पे काम कर रहा हूँ। फाइनल उसके डेज चल रहे हैं अभी। 7th अप्रैल या 10th अप्रैल तक के बीच में लॉन्च करेंगे। तो सही चल रहा है, कुछ है। सही है भाई, ऑल द बेस्ट। यू नो, थैंक यू। बहुत प्यार मिले, बहुत सपोर्ट मिले, और खतरनाक चीज़ बाहर एक्सप्लोड ओवर। देखो भाई, शुरुआत करते हुए मैं ना जब रिसर्च कर रहा था आप लोगों के बारे में, तो सबसे बड़ी चीज़ जो अभी हुई है आप दोनों की लाइफ में एज एन आर्टिस्ट, फर्जी में आपका ट्रैक भाई गांड फाड़ है। कोक स्टूडियो में भाई ब्रिलियंट, आई लव्ड इट भाई। मतलब सही टाइम पे आया, और यू नो बहुत सही आर्टिस्ट उसमें थे। तो भाई आप मुझे बताओ पहले अबाउट फर्जी कि वो ट्रैक हुआ कैसे? तो ब्रो वो आई थिंक अभी से 6 या 8 महीने पहले मुझे कॉल आया सचिन जिगर सर की टीम से। तो ऑब्वियसली लेजेंड्स, मतलब वो तो। एंड वो कहते एक सीरीज़ के लिए, उन्होंने ऐसे बताया नहीं, हमने पूछा भी नहीं किसके लिए, बट वो कहते एक प्राइम वीडियो पे सीरीज़ के लिए एक ट्रैक है, उन्हें न्यू स्कूल हिप हॉप ट्रैक करना है, और उन्हें वो मेरा कोको गाना है वो सुन रहे थे उस दिन। ओके। एंड वो कहते हैं न्यू स्कूल करना है आपकी आवाज़ में। एंड तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि हम यूजली खुद लिखते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो कहते नहीं, हमने लिखा हुआ है, हमें आपकी आवाज़ में चाहिए। तो इसका एक हम भेज रहे हैं, एक स्क्रैच भेज रहे हैं, उसको करके भेजो, फिर हम अप्रूव करवाएंगे आगे। और तो वैसे करके मैंने भेजा, वो अप्रूव हुआ और सबको पसंद आया, टीम को पूरी, प्राइम वीडियो एंड शायद सर एंड सबको। तो वहाँ से वो ऐसे हुआ। सही भाई, मतलब बहुत अच्छा ट्रैक है। बट ये बड़ा होता है ना कि मतलब आर्टिस्ट को लगता है ना, खलता है ना कि यार अच्छा मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली रैपर्स के साथ तो वही सीन है ना कि मतलब दे राइट देयर ओन लिरिक्स। बट एक तरीके से रिफ्रेशिंग था ना। हाँ, क्योंकि हम लिख मतलब सारा टाइम लिख ही रहे होते हैं। और ठीक है, काम बट गया। ये सही, अच्छा है वो, मतलब डिफरेंट लिरिक्स मिल गया आपको। और बहुत सही, मतलब सीरीज मैंने देखी नहीं अभी, मतलब देखूंगा मैं। थोड़े बहुत इंस्टा पे देखे थे शॉर्ट्स जो आ जाती है, बट वो काफ़ी फ्रेंड्स बता रहे थे काफ़ी अच्छी है। बट वो गाना मेरे को बढ़िया लगा भाई, उसमें निखिल डिसूजा भी मेरे। हाँ जी, निखिल डिसूजा ब्रिलियंट सिंगर है भाई। सचिन जिगर सर का तो क्या ही, मतलब वो लेजेंड्स। तो भाई अच्छा हुआ, मतलब ये ट्रैक हुआ, यू नो, इतनी बड़ी वेब सीरीज है, भाई का ट्रैक है, मतलब बड़ी खुशी हुई देख के मेरे को कि ना यार भाई का मतलब वो रुपीस का साइन में समझ गया, हो रहा है काम, हो रहा है। भाई आप मेरे को बताओ, यू नो, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई बेस्ट जो सीजन है कोक स्टूडियो का वो ही है। हाँ है, क्योंकि इसमें यू नो मतलब आर्टिस्ट सारे खतरनाक है। मतलब मोस्टली हर बार आपको पता ही यार वो बॉलीवुड सिंगर्स होते हैं, मतलब वो भी ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, बट यू नो जो अपने इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो लगे हुए हैं, खतरनाक काम कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा लगा सबको देख के। अभी रश्मित वाला ट्रैक भी सुना मैंने, वो भी मेरे को बहुत सही लगा। तो भाई आप बताओ कोक स्टूडियो कैसे हो आपकी लाइफ में, मतलब इतना बड़ा? तो भाई एक दोस्त है मेरा, उसके साथ मैं चिल कर रहा था एक कैफे में। तो वहीं उसी कैफे में मेरे को अंकुर तिवारी मिला। दिल्ली बॉम्बे तो हमने कैफे में उसको फिर वो एल्बम सुनाई वहीं पे, और तभी से फिर हमारा कांटेक्ट एक्सचेंज हुआ। एक दिन ऐसे ही रैंडमली बैठे बैठे उसने सीधा मैसेज किया कि कैन यू आर यू अप फॉर अ कॉल। मैंने कॉल पे बात हुई, उसने बोला कि कोई गाना है एक, कुछ ऐसा हमको चाहिए होली से रिलेटेड। उनके दिमाग में आइडिया था कि होली का गाना। तो उन्होंने मेरे को ऐसे पूछा कि होली से रिलेटेड तेरे पास कुछ है रेफरेंसेस? तो मेरे पास 2-3 गाने थे जो वैसे साउंडिंग थे, जो कुछ बीट्स थी जो मैंने ऐसे रफली बना रखे थे स्क्रैच।
तो मैंने ये वाला भेजा सबसे पहले, एक ही बारी में अप्रूव हो गया कि ये सही है, शॉर्ट है। फिर उसके बाद हमने इस पर स्केच करना चालू करा कि कैसे करेंगे। फिर मैथिली का आइडिया आया, तो ये सारा आइडिया कि कौन कौन से आर्टिस्ट आएंगे, ये सारा आइडिया अंकुर का था, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर वो ही था प्रोजेक्ट पे पूरा। फिर उसके बाद हमने ये करा और नवंबर से दिसंबर तक में गाना खत्म कर दिया था हमने। कितना प्रोसेस टाइम कितना था? ये 1-1.5 महीने के अंदर हमने पूरा गाना कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद सिर्फ ऐसे ही जनवरी 4 या 8 के आसपास शूट हो गया था ये सारा। तो शूट भी हो गया, सब कुछ हो गया था आराम से। मतलब बहुत ही क्विक प्रोसेस था ये, क्योंकि सारे बंदे जो इन्वॉल्व थे ना, कोई एक दूसरे के काम में उंगली नहीं कर रहा था। हाँ। अब कोई इसको नहीं बता रहा कि तू ये ठीक कर, तू वो ठीक कर, जिसको नहीं पता। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अंकुर को बोल रहा था कि यार मेरे को ये सही नहीं लग रहा, तो अंकुर यार ठीक है, तो वो अपना आइडिया डिस्कार्ड कर देता था। अगर वो उसका ओपिनियन कोई ओपिनियन होता था, तो कोई किसी को एक दूसरे को रिव्यू नहीं दे रहा था, कोई एक दूसरे को बता नहीं रहा था कि तू ऐसे कर या मेरे वोकल्स पे ऐसे कर। सब अपना अपना काम कर रहे थे, इसीलिए इतना स्मूथली 1 महीने के अंदर पूरा गाना सेट हो गया था। हाँ तो यार वो होने के टाइम पे आया, मतलब सीधे मौत आप हो गए, अयान भाई, हाँ सब लोगों ने बस बहुत ही मस्त काम किया। 2 दिन के अंदर रिकॉर्डिंग खत्म हो गई थी इसकी सारी, 2 दिन के अंदर हमने सारा। और प्लस मैथिली के जब वोकल्स रिकॉर्ड कर रहे थे, मैथिली तो मतलब मैं उस दिन रिकॉर्डिंग पे 2 घंटे लेट पहुंचा था। अच्छा। क्योंकि होटल में मैं अकेले रुका हुआ था, वहाँ पे अलार्म नहीं बजा, कुछ नहीं हुआ। और मैंने जब वही खिड़की खोली, धूप देखी, मैं सोच रहा हूँ धूप 12 बजे के हिसाब से लग तो नहीं है। पहुंचा 10 बजे था, धूप तो 12 बजे के हिसाब की लग रही है। हाँ। होटल में घड़ी भी नहीं है, फोन भी ऑफ है। हाँ। वो भाई पागा भाई रिलेट कर सकते हो ना, आर्टिस्ट ऐसी चीजें होती है जब। तो यहाँ भी लेट आया हूँ ब्रो। नहीं कोई टेंशन नहीं। अरे आपने चश्मे नहीं उतारे थे यार, वैसे ही भारी में दे रहा है। तो फिर 2 घंटे लेट पहुंचे। 2 घंटे लेट पहुंचा, उसके बावजूद 1 घंटा पहले रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। फिर कहाँ जब गए सेट पे? फिर सेट पे नहीं, मतलब ये रिकॉर्डिंग सेशन में ही। हाँ। तो फटाफट करा हमने, लेकिन और प्लस ऐसा था कि ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ उतना ही करा जितना सोचा था, एक्स्ट्रा टेक्स लिए, तब भी जाके हमारा 1 घंटे पहले काम खत्म हो गया था। सही भाई, बिकॉज सब लोगों को अपने अपना स्पेस पता था, अपनी ब्रैकेट्स पता थी, हमको ये करना है, हमको ये करना है। हाँ मतलब ये सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर ना अगर बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम करके निकल गए। जैसे आप बोलो ना, किसी ने किसी भाई तूने इसको ये काट दे, उसको वो कर दे, वो नहीं करा, सब अपना अपना काम करके निकल, गाना इतना बेहतरीन निकला है। हाँ मतलब ये मेरी लाइफ का तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। इससे पहले मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो ऐसे ही कमर्शियल है, कमर्शियल लेवल्स या इन सब चीज़ों के लिए, तो एक्सपीरियंस इतने स्मूथ नहीं थे। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ऐसे थे कि जिन चीज़ों से ऐसा होता है कि यार ये अगली बार नहीं, आई वोंट टॉलरेट दिस नेक्स्ट टाइम, या ऐसी चीज़ें सीखी। अच्छा। तो वो सारी चीज़ें मैं उनसे भी कॉन्शियस था इस प्रोजेक्ट में। लेकिन इस प्रोजेक्ट में मतलब कोक स्टूडियो में बिल्कुल इतना स्मूथ एक्सपीरियंस था। तो कोक स्टूडियो की टैगलाइन है कि अपना सुनाओ, तो जेन्युइनली दे मीन इट कि अपना सुनाने का पूरा ब्रैकेट, पूरा वो स्पेस है अपना सुनाने का। सही, मतलब जस्टिफाइड। हाँ करो टैगलाइन को। वही सही भाई। मेरे को है ना, रवि किशन जी कैसे घुसे इस गाने में? रवि किशन ये सारा आइडिया कोक स्टूडियो का था, कोक स्टूडियो वालों का था। तो उन लोगों को आइडिया आया कि यार ये मस्त लग रहा है गाना। हाँ, ये बहुत मतलब पेपी सा है, एकदम मस्त बजने वाला, होली वाला टाइप से। तो उन्होंने बोला इस पे या तो अमिताभ बच्चन जी को लेते हैं या और कोई ऐसे कोई जो होली की आवाज को जस्टिफाई कर सके। हाँ, जो उस तरफ का कल्चर है। तो वही तो अमिताभ बच्चन जी का उन पे उनका हुआ ये सीन कि उनका ट्रेलर में पूरी आवाज जो कोक स्टूडियो का जो ट्रेलर है उसमें अमिताभ बच्चन की आवाज है, उनकी आवाज है। तो फिर रवि किशन का इसमें सीन हुआ। वो क्रॉसओवर काफी क्रेजी था ब्रो, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सीधे मौत और रवि किशन। हाँ मैं देखा नाम, मैंने फिर खोला, मैंने अरे बढ़िया। वो मतलब वो जो वाइब है ना, वो सही पकड़ी, जैसा आप बोल रहे ना कि मुझे इतनी परफेक्ट वाइब लगी, बहुत सही है। अच्छा, इसके बाद देखो दोनों के गाने हिट हो गए। ये जो जैसे मैंने बोला कि बिग प्रोजेक्ट था सीरीज में आना, कोक स्टूडियो वगैरह, इसके बाद कैसे कैसे मैसेजेस आए? अरे बहुत, कोक स्टूडियो की वजह से तो बहुत लोग जो आसपास मेरे थे, जो मेरे को जो मेरा म्यूजिक सुनते आ रहे हैं, हाँ, जिन्होंने पहले मेरी एल्बम सुनी है। मतलब मैं ऐसा कमर्शियल म्यूजिक अपने इंडिविजुअल उससे कभी ज्यादा नहीं डाला था। तो वहाँ भी आप अपना सुनाते हो? वहाँ पे मैं अपनी मर्जी का ही करता हूँ कि मतलब जो मेरे को मेरी एल्बम में मेरे को डालना है मैं वो डालूंगा। लोग सुने ना सुने अलग बात है। पहले मेरे को सुनने में मजा आ रहा है, नेक्स्ट दूसरे दोस्तों को सुनने में मजा आ रहा है, बस उसके बाद जिसको सुनना वो सुन लेगा। तो ज्यादातर लोगों को एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ऐसे कमर्शियल साउंडिंग काम मैं कर सकता हूँ। उनको लगा था मैं अंडरग्राउंड और वो डार्क म्यूजिक। मेरे को सरप्राइज लगा था क्योंकि जब मैंने देखा मैंने बढ़िया यार, मैंने कुछ अलग ही आया। क्योंकि जब होता है ना कि जो आप बोलते हैं अंडरग्राउंड और अंडररेटेड होते हैं ना, फिर जब आप सरप्राइज करते हो तो मजा आता है। हाँ,
तो वही था, वही सरप्राइज, जैसे आप सरप्राइज या कोई भी ऐसे, बहुत लोग ऐसे सरप्राइज हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है, ये होली का गाना, वो मैथिली ठाकुर के साथ, उसमें रैप भी है, उसमें रिविकेशन भी है और म्यूजिक और म्यूजिक ऐसा है, म्यूजिक महान बना रहे, महान ऐसा म्यूजिक बना रहे, तो ये सरप्राइजिंग था। तो लेकिन बहुत लोग बहुत प्राउड थे, बहुत खुश थे इस चीज़ पे कि क्या बना है, क्या नई चीज़ आई है ये। प्लस जो लोग, और प्लस वैलिडेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा वैलिडेशन मिली है उस चीज़ को कि ये साउंड अच्छा है, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता था कि जो साउंड मैं बना रहा हूँ मुझे पसंद आ रही है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था बाहर जाएगा तो क्या होगा। बट बाहर लोगों ने भी इसको बहुत पसंद किया है, सबने बहुत भर के रील्स बनाई है होली के टाइम पे। इट वाज एवरीवेयर। मैं सुबह उठा हूँ, मैं पूरा दिन होली के दिन सो रहा था, मैं उठा हूँ, मैं बाहर निकला हूँ, मतलब मेरे आसपास एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे स्पीकरों पे बज रहे हैं, कभी कहीं बज रहा है, कहीं बज रहा है, तो वो देख के तो बहुत। हाँ देखा था ना, आपकी स्टोरी भी देखी थी, आप होली नहीं खेल रहे थे, बस रील शेयर कर रहे थे। देखा मैंने, बढ़िया अच्छा है। मेरे गाने में बज रहे, लोग रील्स बना रहे हैं, रिएक्शंस भी करे काफी लोगों ने, बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स में मैंने देखा था। बहुत लोग, मतलब बिकॉज मैं वीडियो में इतना दिख नहीं रहा था कि मैं क्या ही करूँगा वीडियो में, ना मैं गा रहा ना मैं कुछ कर रहा, बट क्या बोलते हैं, रिएक्शन लोगों को लगा, कंफ्यूजन हो रही है उसमें वीडियो में कि कौन सा महान है इनमें से। गाना महान है जिसने बनाया वो तो है ही महान, गाने भी महान है वो। आप मेरे को बताओ भाई, क्या फर्जी के बाद क्या ओरिजिनल चीज है, मतलब लोगों ने कैसे कैसे मैसेज किए? लोगों के हाव भाव बदल गए ब्रो। मैं समझ सकता हूँ। नहीं मजाक कर रहा हूँ, मतलब बदले होंगे, पहले बताओ पहले वो बताओ, ये तो दिल से निकला है। और उससे पहले बोलना नहीं चाह रहा था। और उससे पहले पानी की सिप भी मारी है, तो मतलब मैं गला गीला करके निकला है। बताओ नहीं मतलब ऑब्वियसली फैंस सारे खुश हुए कि भाई चलो गेटिंग व्हाट ही डिजर्व्स। फैंस को पता है और आर्टिस्ट का बताओ। हवा वाले के ऊपर। अरे यार देखा तेरा ट्रैक है, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा हाँ ब्रो, लिसनर्स फुल अभी बाउंस। नहीं बट वही, मतलब लोगों के एटीट्यूड्स ऑब्वियसली चेंज होते हैं, बट वो फॉर द बेटर ही है, मतलब इंडस्ट्री भी बेटर रिवॉर्ड करती है। बट मैंने यही देखा है, मतलब इन प्रोजेक्ट्स में ऑब्वियसली बड़े स्केल के हैं, सो मतलब नॉर्मली जो हम इंडिपेंडेंट करते हैं उससे बहुत ज़्यादा रीच, सो मतलब वो एक्सपोजर अप्रिशिएटेड ही है। मतलब उसमें कुछ ऐसा ही लगा मुझे कि कुछ ज़्यादा हो सकता था या ऐसा कुछ, मतलब वाज मोर नहीं, बढ़िया है। नहीं अच्छा भाई, ऐसा और ऐसे कोई नहीं मैसेज आए यार, लव योर सॉन्ग यार फर्जी का, लेट्स डू कोलैब यार? ये तो आए होंगे। अरे ब्रो सारा टाइम। कुछ फ्यू आर्टिस्ट के, यू वांट टू टेक नेम? नहीं of course not. I'm not trying to create any controversy, but I'm just generally asking. ठीक है, आप बताओ भाई क्या हाव भाव, मतलब जैसे आपने थोड़ा बताया क्या चेंज हुए हाव भाव? भाई मेन तो रिश्तेदार भाई। रिश्तेदार वो गाना याद आ गया मुझे। क्या और रिश्तेदार नहीं, मतलब जितने भी आसपास लोग होते हैं, तेरा पीपल जो तुमको वो कंफ्यूज रहते हैं, वो तुम्हें पोटेंशियल देखते हैं कि ये कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो तुम्हारे सामने डिफरेंट है। तो वो नॉर्मल अपनी लाइफ में डिफरेंट है, तो दे आर कंफ्यूज बिटवीन रिस्पेक्टिंग दिस और दैट। तो सडनली एकदम से उसकी रिस्पेक्ट होने लग जाती है। ये सबसे बड़ा मेरे को चेंज लगता है कुछ लोगों में। काफी बार ये भी होता है कि मतलब उन्हें इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे समझ नहीं आएंगे, हम एल्बम्स डाल रहे हैं, बट कोई ऐसे बड़ा नाम एसोसिएटेड होता है तो अच्छा उसका उसमें आया है। मतलब उससे पहले तुम 2-3 एल्बम्स गिरा चुके हो, 4-5 साल अंडरग्राउंड में हो, किसी को कुछ नहीं है, गिग्स कर चुके हो। हाँ वही हौसकास के धक्के खाए हुए। भाई ने हर बार भाई ने इनवाइट किया, मेरे को आया, बज रहे सब करके। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ना, जब आर्टिस्ट की लाइफ में कुछ ऐसे बड़ी चीज होती है ना, बड़ा ट्रैक होता है, तो वो बहुत फायदा करता है, क्योंकि देखो 2 ऑडियंस होती है। एक जो आपको पहले से फॉलो करती आ रही है, वो बहुत खुश होती है कि यार मैं दोनों को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने भाई ये इट्स अ ह्यूज। और जो न्यू होता है, जिसने वो ह्यूज ट्रैक से आया होता है, फिर वो आपके पीछे के ट्रैक सुनता है कि अच्छा इसने ये काम करा, 2 एल्बम ड्रॉप करी है, ये करा, अच्छा उसके बाद भी कोलैब करा, तो उसके लिए वो एक अच्छा है कि उसको एज एन आर्टिस्ट वो अपने मान लो फेवरेट आर्टिस्ट बन गए ट्रैक के बाद, तो वो एक्सप्लोर कर रहा है। हाँ, बैक कैटलॉग की फुल ग्रोथ, मतलब इवन नंबर्स में वो दिखता है कि वो स्पाइक आ रहे हैं। अभी तो कंप्लीट हो 1 लाख मंथली लिसनर्स। 1 लाख मंथली लिसनर्स हो गए। कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू ब्रो। मिठाई का डब्बा भी नहीं लेकर आए। क्या रैपर्स मिठाई खिला पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी।
मौके इतने कम मिल रहे हैं मिठाई खिलाने के। ये तो मौका है, पॉडकास्ट कर रहे हैं, कब से हम बात कर रहे हैं। हाँ नहीं फाइनली ब्रो, राज जोन्स पे भी इनवाइट हुए, मतलब ऑब्वियसली सही है, बड़ा अच्छा साइन ऑफ प्रोग्रेस। भाई कर रहे हो भाई, बढ़िया काम कर रहे हो। मैं मुझे ऐसा लगता है कि सही टाइम पे सही चीज़ होती है, दैट्स अभी वही हैपनिंग। नहीं धीरे धीरे मिलता है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। एकदम से दे दें, मतलब वो इंडस्ट्री, ये मैंने देखा है कि जितना टाइम स्पेंड, मतलब जितने टाइम से रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब इंडस्ट्री वो बेटर रिवॉर्ड करती है फिर। सही। अच्छा, आपकी स्टार्टिंग हुई यू नो एज अ प्रोड्यूसर, आप प्रोड्यूस करते थे म्यूजिक, फिर उसके बाद आप रैप में आए। ये कहानी क्या है? बचपन में मम्मी ने जबरदस्ती गिटार क्लासेस में घुसा दिया था? सही में यही है, ये है ना? क्या है बताओ। लिटरली यही है कि मेरी दीदी ने गिटार खरीदा, ठीक है, जिद करके कि मुझे बजाना है, मैंने मुझे खरीद के दिया। फिर समर वेकेशन में हमारे स्कूल में होता थी क्लासेस, तो उसमें वो गई, तो उन्होंने मतलब 2-3 दिन जाके छोड़ दिया, तो वो धूल खा रहा था फिर 2-3 साल। फिर मेरा टाइम आया, मैं 6th में आया, तो मम्मी ने ज़बरदस्ती की, नहीं तू जा, तू गिटार बजाना सीख, तू फिर लड़कियों से बात कर पाएगा, तो लड़कियां तो ज़्यादा टेंशन आंटी जी के शब्द थे। हाँ नमस्ते आंटी जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ी टिप्स चाहिए। फिर नहीं तो वहाँ से मतलब फिर फर्स्ट डे पे ही, मतलब वो सर विनीत सर थे हमारे स्कूल में, उनकी एक्चुअली डेथ हो गई थी, वो बहुत इन्फ्लुएंस थे मेरे स्कूल में, सो RIP विनीत सर। फिर उन्होंने मतलब रिकग्नाइज कर ली थी पोटेंशियल, तो उन्होंने फिर मेरे घर पे बताया कि नहीं इसमें बहुत पोटेंशियल है, इससे सीरियसली करने को बोलो। तो मैं स्कूल उसी में निकल गया था। फिर होता है कि मतलब कॉलेज से पहले पेरेंट्स बोलते हैं नहीं अब सीरियस हो जा, अब तो उसमें फिर छूट गया म्यूज़िक थोड़ा। फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में वापस मतलब इंटरेस्ट आया, तब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ओके। एंड उसी टाइम अराउंड हिप हॉप मैंने डिस्कवर किया, क्योंकि उससे पहले रॉक मेटल इन स्टाइल्स में था मेरा सीन ज़्यादा। अच्छा। तो हिप हॉप मैंने लाइफ ऑफ पाब्लो सुनी थी कान्ये वेस्ट की ना, पहली वो मेरी फ्रंट टू बैक मैंने एल्बम सुनी, तो वो सुन के ब्रो मतलब मेरा दुनिया बदल गई, मेरी देखने का नज़रिया बदल गया चीज़ें। मतलब वो प्रोडक्शन, लिरिसिज्म एंड ओवरऑल स्टोरी, मतलब उसमें वो फैशन में जब वो काम कर रहा था उसकी लाइफ में, एंड ये सब बातें, मतलब वहाँ से ट्रैविस और ये सब, मतलब मैं ट्रैप म्यूज़िक में उसके बाद पहले हिप हॉप डिस्कवर किया, फिर ट्रैप म्यूज़िक डिस्कवर किया, और तब मैंने कहा कि अब मे बी आई वांना मेक सॉन्ग्स। तो लिख के मतलब पहली बार मैंने छोटे तो अपना देख किया था, एंड ऑटो ट्यून वगैरह ऐसा, तो वो साउंड मैंने जब डिस्कवर करी वो गेम चेंजर था मेरे लिए, टर्निंग पॉइंट। सही। मतलब बहुत सारा डिस्कवर करने के बाद यू नो क्रिएट योर ओन स्टाइल, फिर आपने चीज़ें करी। और वो हिंदी में था नहीं ना तब। हाँ, वो बाहर का ही सुनते थे हम लोग, तो वही था, उसको हिंदी में करा फिर। तो इनिशियली तो मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस साउंड को। वो यार वो ना मुझे लगता है कि बहुत फ्यूचरिस्टिक साउंड, जैसे हम क्या ना कि हम कूल बनने के लिए ना बाहर की चीज़ सुनते हैं, मतलब वैसे सुनते हैं, अच्छा म्यूजिक है, बट बहुत सारे मैंने लोगों को हैव सीन पीपल यू नो कि वो सुना, चाहे वो ट्रैक उस टाइम पे सुपर हिट हो, बज रहा है इसलिए यू नो ही सेइंग कि अच्छा वो करके, और बहुत सारे लोग यू नो कूल बनने के लिए अच्छा वो बढ़िया करके, बट वो क्या कि अगर वैसी चीज़ को अपना आर्टिस्ट करे इंस्पायर होकर, ये तो कॉपी कर रहा है यू नो, ये तो ये कर रहा है, तो मुझे तो वो एक इंस्पिरेशन थी, उस पर आपने अपना यू नो यू पुट इट हिंदी, यू क्रिएट योर ओन स्टाइल अगर कहूँ तो। हाँ नहीं वो कमेंट्स तो बहुत आते थे कि ट्रैविस कॉपी, क्योंकि ब्रेड्स भी थे मेरे उस टाइम। हाँ। तो ये ट्रैविस कॉपी कर रहा है, उजी सस्ता उजी लाइट नहीं, बट वो भी मतलब लौंडे मस्ती ले रहे हैं, बढ़िया है वो भी, बट नहीं, बट सही है। देखो भाई आपने अपना साउंड समझा दिया कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, लोगों को समझ आ गया, वही था ब्रो, वही इम्पोर्टेंट है। सही भाई, आपके बारे में मैंने देखा भाई, आप तो प्रोडक्शन करते, पहले बी बॉय करते थे, हाँ, तो प्रोडक्शन गा भी लेते हो मेरे ख्याल से। नहीं गाना ही नहीं आया भाई, गाने आया, वीडियो डायरेक्ट भी करते हो, एडिट भी कर लेते हो भाई, इतना सारा काम कैसे कर लेते हो भाई? सीखो कुछ भाइयों से। मैं अपनी टीम को बोल रहा हूँ। ये बताओ जरा यार मतलब मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था ही आर्ट्स में बचपन से ही, तो मतलब आई थिंक कि पता नहीं कैसे, बट मेरे को इंटरेस्ट इसी में था। तो कभी स्केचिंग में, कभी म्यूजिक में बहुत लेट आया था। म्यूजिक के साथ लव अफेयर तो पहले हेट अफेयर था मेरा,
अच्छा। पहले म्यूजिक सुनता था, मतलब जी क्या क्या क्यों सुन रहे हैं लोग, ये क्या सुन रहे हैं, मतलब जिस तरीके का म्यूजिक उस टाइम पे आसपास बज रहा होता था, हाँ। मतलब गानों के नाम नहीं लेना चाहता स्पेसिफिक, बट वही मैं सोचता था यार ये क्या है, ठीक है, मतलब क्यों सुनते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ये ना वो माँ बाप वाला है, कोई रिमिक्स हो जाता है ना गाना, क्यों क्या है, क्यों सुन रहे हो, काटा लगा रिमिक्स, बचपन से ज्यादा ही रूथलेस हो रखा था सीन। तो बेसिकली मैं गाने सुन के सोचता था ये क्या है। तो फिर उसके बाद माइकल जैक्सन की जब डेथ हुई थी, तो मैंने देखा भाई न्यूज़ पे मून वॉक चल रही है मस्त एकदम, ये क्या चीज़ है। फिर मून वॉक से धीरे धीरे मैंने देखा कि क्या होता है, स्पिन क्या होता है, ब्रेक डांसिंग क्या होती है। ब्रेक डांसिंग ये 8th 9th की बात है। ओके। तो ब्रेक डांसिंग के बाद फिर मैंने देखा हेड स्पिन कुछ होती है ब्रेक डांसिंग में, फिर ऐसे आया था। फिर पॉपिंग होती है, टटिंग होती है, इन सब चीज़ों में आया। फिर क्योंकि अब डांसिंग है तो फिर म्यूज़िक उसी तरीके का म्यूज़िक एक्सप्लोर करने लगा। वहाँ से मैंने सुना ग्लिच मॉब, एडिट और ये ग्लिच टाइप का म्यूज़िक और डिफरेंट ट्रैप म्यूज़िक हो गया। जितना अलग अलग टाइप का म्यूज़िक है ना, जॉनर्स फिर एक्सप्लोर करने लग गया मैं। तब मैं म्यूज़िक में आया, मतलब म्यूज़िक भी तब भी मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तब भी सिर्फ डांसिंग के लिए स्टार्ट किया था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे एक डांस स्टूडियो था यहीं मालवीय नगर में, वहाँ पे एट दैट टाइम रफ्तार वाज जस्ट साइन टू DNH, अच्छा। RDB के साथ जब उन्होंने करा था, तो जस्ट नया साइन हुआ था, पहला ही गाना उनका आया था वो बी डूइंग इट बिगर, वो सब उस टाइम पे मैं उनसे मिला था वही डांस स्टूडियो में, बिकॉज रफ्तार वाज आल्सो अ डांसर। हाँ, डांसर और इंस्ट्रक्टर भी थे। तो वही डांस सर्किट है, जो जिस डांस सर्किट में वो थे इंस्ट्रक्टर थे, बिग डांस सेंटर अतुल सर। तो मैंने बिग डांस सेंटर के लिए भी काफी सारे वीडियोस के काम करे थे पहले, तो उनके लिए वीडियो प्रोडक्शन तो सेम कहीं ना कहीं सेम सर्कल ही सेम था। तो इसलिए मैं जब रफ्तार से मिला तो मैं सोचा यार ये इनका भी डांसिंग से अंडरस्टैंडिंग है, डांसिंग का अंडरस्टैंडिंग है, फिर म्यूजिक का अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ से बहुत हेल्प होता है। तो इफ ही कैन डू इट देन आई शुड आल्सो ट्राई। तो मैं फिर म्यूजिक में मैंने ट्राई करा ये पहले ट्राई करना चालू करा, फिर वही फंस गया मैं उसमें ही कि भाई तो समझना पड़ेगा, तो बड़ा सही है। थोड़ा बहुत डांस म्यूजिक में भी करना ही पड़ता है वीडियोस में हमें, मतलब हाँ रफ्तार भाई अपने वीडियोस में इतना मूव कर पाते हैं, सही यार। एडिटिंग के लिए तुम तो भाई मतलब खतरनाक करते हो यार। मैंने वो पुराने चेक करा था जो टीजर मुझे भेजा, मतलब उसमें इतनी रिसर्च है भाई, मतलब भाई मैंने वो देखा था, मैं बोलता यार ये रेफरेंस गेम इतनी स्ट्रांग है, मतलब यू नो टू मेक दैट सॉन्ग तो वीडियो में वो भाई क्या कितना चीज़ें पढ़ते हो, क्या देखते हो। नहीं यार, मेरा फुल टाइम काम ये होता है, मैं ज़्यादा इतना सोशलाइज नहीं करता था, ज़्यादा बाहर जाता, पूरा टाइम मैं घर पे ही बैठा होता हूँ और कुछ ना कुछ नए। अभी जैसे अभी AI का बहुत सीन चल रहा है नया नया। हाँ। तो AI में स्टेबल डिफ्यूजन के बाद डीफॉर्म, उसके साथ फिर अलग अलग मॉडल्स हैं उसके कि कैसे कैसे कर सकते हो तुम उस चीज़ को एनिमेट AI से पाइथन के थ्रू। तो मैंने अभी रिसेंट पाइथन लैंग्वेज सीखी लास्ट 1 साल में। तो वही सारी चीज़ें AI से। अब AI नया आया तो ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ सोच के कर रहा हूँ कि भाई मेरे को ये सीखना चाहिए। अब AI आया तो AI के हिसाब से रिक्वायरमेंट उसकी जो है सीखने के लिए वो करा। तो नेक्स्ट एल्बम में जो वीडियोस है उसमें इतना टाइम मेरे को इसीलिए लगा है बिकॉज उसमें AI बहुत इंक्लूडेड है। तो उसमें कहाँ पे कई जगहों पे ऐसी जगहों पे AI यूज्ड है जहाँ पे पता भी नहीं चलेगा कि ये AI यूज्ड है या एक्चुअल वीडियो शॉट है। सही ब्रो। बहुत मेरा दोस्त है वो AI और ChatGPT यूज करता है, किस लिए? साला बम्बल का बायो बनाने के लिए। भाई ऐसे सीखो जो काम आए चीजें। ग्रेट भाई, मतलब व्हाट आई फील। और आप हो बहुत सुपर टैलेंटेड हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, मतलब ग्रेट भाई। एक दूसरे को कैसे एक्सप्लोर करा कब म्यूजिक एक दूसरे का? ब्रो मैंने तो कोक वाले के बाद ही देखा भाई का म्यूजिक, एक नंबर काम, मतलब और सीधे मोहम्मद भाई लोग भी किलिंग इट, एंड वही देखा मैंने तो पहले। आपने? मैंने भी ऐसे ही गाना सुना था सीधा फर्जी, वो देख रहा था सीरीज में, वही सुना था मैंने। और मेरे को ये नहीं पता था कौन से आर्टिस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मतलब पहली बार ही मिल रहा हूँ आपसे तो बट मैंने गाना सुना वो। देखो भाई, ऐसा लोग ऐसा बोलते ना कि मैं आर्टिस्ट में लड़ाई कराता हूँ, आर्टिस्ट मिलवाते भी है ना। अच्छा है ना कि आर्टिस्ट एक दूसरे को हाँ एक्सप्लोर करें, म्यूजिक सुने और फिर फ्यूचर में कोलैब भी करें। हाँ नहीं, राज भाई ऐसे ही बदनाम है ब्रो, खाली यूनिटी प्रमोट करते हैं। हाँ, सीजन 2 इट्स फॉर यूनिटी, नॉट फॉर बीफ एंड डिस। सही। आई वांट टू नो अबाउट योर म्यूजिक जर्नी। कितने साल हो गए भाई सीन में रिलीज करते हुए? मुझे अब हो गए 5-6 साल होने वाले होंगे। फिर बट वही गिटार वगैरह काफ़ी, मतलब 10-15 सालों से बजा रहा हूँ। बट हाँ, मतलब पहले जब ड्रॉप करते थे गाने पे यूट्यूब से, तो क्या रिस्पॉन्स मिलता था आपको यार? वो पहले मैंने एक दो शायद इंस्ट्रूमेंटल किए थे, फिर मतलब वो ऐसे ही, वो तो दोस्तों को सुनाने के लिए टाइप शर्ट। फिर
एक मैंने गाना किया था, 1-2 इंग्लिश में किए थे गाने, बट उसमें भी थोड़ा अजीब सा ही एक्सेंट टाइप का सीन था वो, मतलब लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था, मतलब अपने को भी लग रहा था भाई ये क्या है। बट वो जेफ भास्कर है ना, जेफ भास्कर एक प्रोड्यूसर है, वो कान्ये की एल्बम्स करी उन्होंने, मतलब बहुत सुपर प्रोड्यूसर है वो। सो वो जसबीर जस्सी सर के यहाँ आए थे और उनकी एक मास्टर क्लास थी, तो उधर गया मैं, और वो इसलिए थी कि आर्टिस्ट आके अपना म्यूज़िक सुनाए एंड उनका पर्सपेक्टिव ले सके, तो उन्हें सुनाया मैंने एंड वो कहते कि नहीं तेरे में पोटेंशियल है। एंड कमिंग फ्रॉम हिम, मतलब वो 808 Heartbreaks, माई ब्यूटीफुल डार्क ट्विस्टेड फैंटेसी, किड्स ही गोस, ये सारी एल्बम्स में, एंड वो मेरे लिए भगवान थे। तो मैंने अगले दिन जाके पापा को बोल दिया कि पापा मैं यही कर रहा हूँ, म्यूज़िक ही कर रहा हूँ, एंड सारी जान वहीं लगाई मैंने। फिर जब हिंदी साउंड डिस्कवर करी ना मैंने, छोटे तो अपना देख के टाइम पे, तब उसका फिर मैंने एक स्निपेट डाला IG पे एंड वो लोग शेयर करने लग गए उसमें, मतलब मुझे रैंडम लोगों के कमेंट्स आने लग गए, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि पहले तो मतलब ऑब्वियसली दोस्तों के सर्कल में ही जो लिमिटेड हाँ लोग, बट जब आउटसाइड लोगों का इंटरेस्ट आने लग गया मुझे लगा बढ़िया है ब्रो। फिर वहाँ से वो गाना रिलीज़ किया, उससे फिर वो प्लेलिस्ट पे भी आ गया, एडिटोरियल प्लेलिस्ट पे, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, इन सब पे, एंड ट्रैक्शन आने लगा, नंबर्स वगैरह बढ़ने लगे। फिर थोड़ा टाइम लेके एक और गाना रिलीज़ किया, फिर एल्बम बनाई, तो और उनका मतलब वो क्रिटिकली अक्लेम वाला सीन होने लग गया कि मतलब लोग कह रहे हैं भाई ये बहुत बढ़िया है, एंड हिंदी में पहली बार सुन रहे हैं ऐसा। और क्योंकि मतलब वो साउंड ऐसी थी कि मतलब फर्स्ट लिसन में किसी को लगेगा ये इंग्लिश गाना है, वो इंटरनेशनल साउंड, तो मतलब लोग कंफ्यूज भी हो रहे थे, बट वो सेकंड मतलब जब वो रियलाइज करते थे कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये तो अपनी बातें हैं, तो वो चीज़ मतलब गेम चेंजर रहा। और ऐसा कोई सॉन्ग आपका जो दिस इज द सॉन्ग जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी पूरा, वन सॉन्ग कौन सा है ब्रो? MT कह सकते हो, लोका के साथ आकाश का प्रोडक्शन था उस पर, वो क्योंकि हमारा मैनेजमेंट सेम है हमारी, जैन भाई, हाँ। सो आकाश को मैंने भेजी थी वो बीट, नहीं आकाश ने सॉरी मुझे बीट भेजी एंड आई सेंड समथिंग बैक एंड आकाश भाई अपने स्टूडियो में प्ले कर रहे थे उसे, फिर लोका भी वहीं चिल कर रहा था। सो तब उसने सुना वो एंड मैं बोला, कहता भाई बहुत सही गाना। मैंने कहा ब्रो हॉप ऑन इफ यू वांट, कहता हाँ, एंड मुझे लगा भाई ऐसे ही बोल रहा होगा, ये टाल देगा, बट उसने एक्चुअली 1-2 दिन में ही शायद वर्स करके दे दिया, एंड ऑब्वियसली बहुत वेल सक्सीडेड रहा वो। सही, हाँ वो गाना बहुत अच्छा था। वो MT क्लास में भी सिंक हुआ वो, हाँ मैं बोलूँ क्लास में नेटफ्लिक्स वाले में आ गया। सही भाई, बढ़िया भाई, थैंक यू ब्रो। 2023 जी4 काम हो रहा है। आप बताओ ब्रो, आपकी कितने जर्नी, म्यूजिकल जर्नी कितने साल हो गए? म्यूजिकल जर्नी भाई हो गए होंगे 7-8 साल हो गए अभी। अरे बाप रे 7-8 साल में तो अभी जाके मैं बाहर निकला हूँ। उससे पहले मैं सिर्फ बना ही रहा था घर पे, मतलब घर आना पड़ेगा आपको, मुझे लग रहा है काफी टैलेंट वहाँ और छुपा हुआ है। हाँ अरे मैं जहाँ पे अभी रहता हूँ वहाँ पे भी मतलब पीपल दैट आई एम सराउंडेड विद वो ज्यादातर डांसर्स है। मैं म्यूजिशियन बहुत रेयरली जानता हूँ। मैं म्यूजिशियन में सिर्फ सबसे पहला म्यूजिशियन जिसको जानता था वो रफ्तारी था, रफ्तार, और या उनके सर्कल में जो जैसे यूनान है या कृष्णा और ये लोग हैं, इन्हीं को जानता था। इसके अलावा ज्यादातर जितने मैं लोग जानता हूँ सारे डांसर्स हैं या फिर कोई वीडियोग्राफर है, ये इसी तरीके के लोग। तो मैं मतलब म्यूजिक के लिए मेरे दिमाग में जब मैंने शुरू किया था म्यूजिक के लिए, मेरा यही था कि यार, क्योंकि क्या होता है कि when you start to do it for somebody else, तो वहाँ से ना चीज़ थोड़ी सी ना हल्की वन फैब्रिक एट अ टाइम ना थोड़ी सी करप्ट होने लग जाती है। तो मैंने म्यूजिक के लिए सोचा कि इसको ना सिर्फ अपने, ये मेरी पर्सनल मेडिटेशन की तरह है, दिस इज माई जर्नी, इसको मैं टच नहीं करने दूंगा, भले इसको एंड तक, मेरी लाइफ के एंड तक इससे कुछ ना बने मेरे लिए। तो कोई सुने ये मेरा पीस है। हाँ ये मेरी क्योंकि बिकॉज आई लव आर्ट, मेरे को और ज़्यादा चीज़ से मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आई लव आर्ट इटसेल्फ, उसकी एग्जिस्टेंस मेरे लिए बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को ये जानना था कि आर्ट इटसेल्फ, उसकी पूरी एब्सोल्यूट डेप्थ क्या है और कहाँ तक हो सकती है। वो जो बोलते हैं कि ये बिल्कुल इन्फिनिटी है, वो क्या है इन्फिनिटी या जो भी उसको बोलते हैं। तो मेरे लिए आर्ट म्यूजिक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए मैं था कि ऐसे अब मैं इसको टच नहीं, कोई एक्सटर्नल अफेयर टच नहीं करने दूंगा इस पर। तो इसलिए मैंने बहुत सालों तक, मतलब कम से कम 5 से 6 साल तक मैंने म्यूजिक सिर्फ पर्सनली बनाया है। ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, एक आधा गाना बाहर निकाला था, और उसके अलावा ज़्यादा
कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ म्यूजिक अपने लिए ही बना रहा था मैं। उसके साथ में मैं वीडियोग्राफी और ये सब करता रहता था, जो बाकी बाहर के प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स कवर करना। आप जो करते हो ना वीडियोस, वो उसको अपने गानों को भी वो एक ऐड ऑन हो जाता था। हाँ, वो इवेंचुअली हो गया, क्योंकि मैं दोनों चीजें कर रहा था। वो मतलब ऐसा था कि दो नाव में पैर रखने से फटती तो है ही गांड, लेकिन लेकिन यहाँ पे मतलब बैलेंस बड़ा टाइट करके रखा हुआ था कि बहुत सालों तक बहुत दिक्कत हुई कि दोनों चीजें, एक तरफ म्यूजिक भी पढ़ना कोई वो नहीं है, मतलब रात तो निकल जाती है, बहुत टाइम लगता है म्यूजिक का स्टाइल अपने खुद का क्रिएट करने में, और जो तुम सोचते हो उसको उतारना सीखने में, उसमें ही बहुत टाइम लगता है म्यूजिक में भी और किसी भी आर्ट फॉर्म में। तो एक तरफ वो भी चल रहा है और दूसरी तरफ ये क्लाइंट के चोचले भी चल रहे हैं कि भाई ये चेंज कर दे, होगा कि एक वीडियो के 16 ड्राफ्ट बन रहे हैं, कॉर्पोरेट्स के काम और ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें ऐसे अलग अलग चल रही हैं। येलो कर दो, ब्लैक कर दो, वैसे सब यही समझ ऐसा कोक स्टूडियो के बाद लोगो बड़ा कर दो, कोक स्टूडियो के बाद ऐसे वो सारी चीजें। कोक स्टूडियो के मतलब लास्ट ईयर जब श्रृंगार और ये कुछ गाने कर रहे थे, उसके बाद से ना थोड़ा ये सब फेड होने लग गया कि मेरे को वीडियोग्राफी करने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं म्यूजिक से ही जो मैं करता हूँ उसी से धीरे धीरे करके चीजें बेटर हो गई हैं। तो मेरा तो ऐसा लगता है भाई दोबारा नहीं करने चाहिए यार, वो दोबारा वीडियोग्राफी वाला वो कॉर्पोरेट वाला काम नहीं करने यार। तो बट हाँ वही, फिर उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे ही डिसाइड किया, मेरे दोस्त है एक, उसने मेरे को बोला कि मतलब मैं थोड़ा तब मेरा बर्थडे था, 23rd बर्थडे था, तो मैं ऐसे थोड़ा लो रखा था बहुत कि यार मतलब ठीक है जो भी मैं बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ, मतलब मेरे को पता है मैं कितना अच्छा बना रहा हूँ या जो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है इस चीज़ का पोटेंशियल क्या है, बट इसको बाहर क्या करूँ मैं, इसका दुनिया क्यों नहीं सुन रही और मतलब क्यों नहीं है कि मतलब इसकी एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है बाहर, दुनिया गुच्ची गैंग सुन रही थी। हाँ यार, मतलब ऐसे कि कुछ भी चल रहा है, मतलब लिटरली कुछ भी चल रहा है। और फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने बोला भाई कि बिकॉज जो मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों से सराउंडेड है मेरा सीन, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, तो वो कह रहा भाई तू जो भी कर रहा है, तूने डांसिंग स्टार्ट करी तूने बहुत अच्छे से करी, तूने टटिंग करी तूने बहुत अच्छे से करी, तू वीडियोग्राफी करी तो वो भी बहुत अच्छे से करी। कह रहा कि तेरे को जो भी लगता हो अपने बारे में, लेकिन तेरा बाहर रुतबा है। तो फिर एल्बम का नाम वहां से आया, रुतबा। तो वो एल्बम जब निकाली, उसका वो एक एल्बम निकाली थी मैंने, और उसके बाद वो एल्बम ने इतना, उस एल्बम से मेरे को इतना कुछ मिला है, मतलब आई एम वेरी थैंकफुल। उसमें एक गाना है जीवन, जो जिसमें ओशो के वोकल्स हैं, उसी गाने से मतलब सब कुछ हुआ है। कोक स्टूडियो तक कहीं ना कहीं उसी गाने से कनेक्टेड है। तो ऐसे जर्नी अनफोल्ड हुई। ग्रेट भाई, नेक्स्ट एल्बम भी उसी, देखते हैं नेक्स्ट एल्बम क्या होती है, बट ग्रेट भाई, नो बहुत ही शानदार जर्नी आपकी रही है। मुझे डर ये लग रहा है कोई आपका दोस्त ये ना बोल दे आपको भाई तू इंटरव्यू अच्छा कर सकता है। गाना आपका एक ऐसा गाना जिसने इट चेंज योर लाइफ, वो यही जीवन यार, मुझे भी वही लगता है। मतलब इसने मतलब ऐसा, क्योंकि और उसमें जो वीडियो है, तो वीडियो भी मैंने ऐसे बनाई थी। मेरा OnePlus था, OnePlus 6, तो मैंने अपने रूम में ही बैठा, जहाँ पे मैंने प्रोड्यूस किया वहीं मेरी बहन है छोटी, उसके एक हाथ में लाइट पकड़ के एक हाथ में कैमरा पकड़ के आँख का शूट लिया हुआ है, और फिर उसी को एडिट करके वही वीडियो बनाई हुई है। तो वो आइडिया वीडियो भी अच्छी लगी लोगों को और ऑडियो भी अच्छा लगा, वो दोनों का सिंक्रोनाइजेशन था जो गाना काफ़ी बाहर तक गया। बहुत प्रोजेक्ट्स मिले थे मेरे को उसके बाद, जैसे मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स, जैसे मैं उसके ही थ्रू फिर कुणाल कामरा से मिला। कुणाल कामरा के साथ मैंने एक गाना किया था which went on number 8 trending during the COVID thing। उसके बाद फिर वहाँ से ही और चीज़ें मिली थी, और जने मिले, जैसे कहीं ना कहीं करते करते डॉट्स कनेक्टेड है। हाँ, ऐसे ही कनेक्टेड है सब कुछ कि कोक स्टूडियो तक का जो भी लास्ट सबसे जो अच्छी चीज़ हुई है वो लास्ट कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो के बाद अभी जब नेक्स्ट एल्बम आएगी वो अलग वो भी इसी से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। एक अच्छी चीज और होगी ना पॉडकास्ट कर रहे हैं। हाँ, ये भी यार, ये भी सब कुछ कनेक्टेड भाई समझ सकता है। नहीं बट अच्छा है भाई, मतलब आई हैव सीन योर जर्नी, मैं भी देखते रहता था ये करके, फिर हमारे कॉमन फ्रेंड्स भी हैं, तो फिर मैंने फॉलो किया भाई को, मैंने हायर बहुत टाइम से, मतलब मैं फॉलो नहीं कर रहा था, मैंने फॉलो करा, फिर मैंने और चीज़ें एक्सप्लोर करी। मेरा देखो मुद्दा ये था आप दोनों को साथ बुलाने का, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई को मैंने बोला कि DRV आ रहा है, भाई को मैंने बोला वहाँ आ रहा है, क्योंकि आप दोनों का काम बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है, बट ये है कि यू गाइज आर अंडररेटेड। व्हाट आई फील, मैंने देखा है कि ये बहुत सारे एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी वो काम समझ नहीं आता, क्योंकि वो मेरे ख्याल से फ्यूचरिस्टिक होता है। वो समझ आएगा चाहे वो आगे के 5-6 सालों में तब समझ आए, बट मेरे को लगता है कि यू गाइज आर अंडररेटेड। तो आपको भी ऐसा लगता है क्या? अब लगा दिया। नहीं, मुझे ऐसा लगता है, जितना काम है उसमें, मतलब दैट्स माय ओपिनियन। नहीं ब्रो, किसी एक्सटेंड तक सही कह रहे हो आप, क्योंकि कमेंट्स भी आते होंगे आप लोग, यार इतने फैंस हैं।
हाँ नहीं, स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता था, लोग कह रहे अंडररेटेड है, मतलब फैलाओगे। फिर जैसे जैसे और टाइम हो गया इंडस्ट्री में गाली लगने लग गई अंडररेटेड वर्ड, ये अंडररेटेड है। बट क्योंकि ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है जो डिजर्व करता है। 5 साल हो गया बोल रहे यार, 5 साल से अंडररेटेड सुनता आ रहा हूँ। नहीं बट मतलब लकीली खुद को अब ऐसा फील नहीं होता अंडररेटेड। मतलब मिल रहा है अपना ड्यू जो है, ग्रोथ हो रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं, और काम मिलना जिसको बोलते हैं वो और हो रहा है। और वही ब्रो, मतलब मेरे ख्याल से टाइम लगता है, किसी भी अच्छी चीज़ को होने में टाइम लगता है। क्योंकि ये नहीं है ना कि एक सेट फॉर्मूला को हम फिल करें, कुकी कटर म्यूजिक बना रहे हैं। हमारा है कि अगर ऑडियंस को कुछ नया दे रहे हैं तो उनका टेस्ट पैलेट चेंज करना पड़ता है। सो आई फील उसमें ही टाइम लगता है, बाकी तो उसी में टाइम लगता है। मेरे ख्याल से वही है कि अगर मतलब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों, म्यूज़िक के बारे में अलग अलग चीज़ें पसंद है लोगों को। कई लोग जो बाहर, बहुत सारे लोग हैं जो वो ऑलरेडी जो सेट पैटर्न्स हैं म्यूज़िक के, उन्हीं को मास्टर करते हैं। तो आई थिंक कि उस एक सर्टेन क्राइटेरिया ब्रैकेट को अगर तुम फुलफिल करोगे तो जल्दी वैलिडेशन मिल जाता है। जितनी जल्दी वैलिडेशन मिलता है उतनी जल्दी फिर नंबर्स बढ़ते हैं। बट एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है जो ये होता है कि कुछ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो ब्लैंक है, जो वो ब्लैंक है वो फिल करते हैं। वो ब्लैंक फिल करने पे लोगों के लिए वो बिल्कुल डिफरेंट है कि ये है कि मतलब समझ नहीं आ रहा। अब जब वो बिल्कुल ब्लैंक होगा तो फिर फिल करने के बाद इवेंचुअली जब टेस्ट बड बदलेगा, टेस्ट साउंड बदलेगा, उसमें टाइम तो लगेगा डेफिनेटली। बट वही आई थिंक कि जितना धीरे चीज़ ग्रो होती है उतना धीरे नीचे भी जाती है। फिर जब जितना ऊपर जाएगी वो धीरे धीरे जाएगी, फिर उतनी धीरे जाएगी अगर नीचे जानी होगी। आई थिंक स्लोली बहुत बेटर है। मैंने एकदम से आपने ऊंचाई पहुंच गया, फिर जब नीचे होगा तो आप पैराशूट होगा नहीं, वो गिरोगे। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके वो ज़्यादा जर्नी बहुत उसको एंजॉय करने में मज़ा आता है, और वो उतनी खूबसूरत होती है, ज़्यादा वैल्यू होती है। राइट, वही सही। भाई कितने स्पिरिचुअल हो आप, क्योंकि भाई आपके ट्रैक्स में तो मतलब ओशो का रेफरेंस था, बाकी और भी जो मैंने सुने, मतलब मुझे लगता है कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। यार मतलब ऐसे कैसे बताओ, इसका कैसे जवाब हो सकता है मतलब कि मैं कितना स्पिरिचुअल है, तो बाहर नहीं है मतलब। हाँ वैसे पूछो मतलब मैं कितना अपना टाइम देता हूँ, कितना देता हूँ उसको। मतलब ऐसे आई थिंक कि म्यूजिक को जितना टाइम देता हूँ वही टाइम है उस पर। मतलब जब मैंने म्यूजिक पढ़ना चालू किया था, मेरे को इंडियन म्यूजिक पढ़ना था। मतलब मैंने स्क्रैलेक्स सुना है, डिप्लो सुना है, और अपना वेस्टर्न जितना भी ग्लिच म्यूजिक है और ऐसी चीज़ें, ऐसी साइड ऑफ म्यूजिक है। और वो साइड ऑफ म्यूजिक मेरे लिए वो इक्वली स्पिरिचुअल है। अगर वो इक्वली डेप्थ में इक्वली ट्रू है, तो स्पिरिचुअल और ट्रू मेरे लिए एक ही बात है कि अगर मैं अपने म्यूजिक से सच्चा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ और मैं मेरे लिए क्या है वो, मैं उससे सच्चा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल है। तो वही तो मैं जब मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, मैं उससे ट्रूली कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं उसको सच्चे दिल से बना रहा हूँ, तो वो उतने ही रिजल्ट देगी अगर मैं कोई बहुत स्पिरिचुअल मेडिटेशन कर रहा हूँ या किसी गुफा में बैठा हूँ। और आई डोंट थिंक कि गुफा में बैठना और मैं अपने स्टूडियो में बैठना कोई डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों इक्वल है। मतलब बात बोल दी नहीं, मतलब एक मॉन्क अपनी गुफा में गलत नहीं हो सकता, तो एक आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में भी गलत नहीं हो सकता। मैंने इसलिए बोला क्योंकि एक शिवजी वाला मैंने गाना सुना था। हाँ। और क्योंकि ओशो वाला जो था, मतलब वो बंदा जो सुनता है तो उसको रेफरेंस, उसको मुझे क्या रखना है, मुझे चीज़ें सुनता है बंदा वही वो यूज़ करता है। वो था कि आप, मुझे लगता है यू आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, दैट्स गुड। आप? हाँ ब्रो, मेरा भी एक्चुअली नक्षत्र एल्बम स्ट्रीम कर रखे तो उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ा एलिमेंट था एक्चुअली। मैं एक वेकेशन ये मनाली साइड गया था मैं, तो वहाँ पे मतलब मुझे जाके ऐसा लगा, कुछ चीज़ें हुई वहाँ पे कि मुझे लगा नहीं, मुझे इन रेफरेंसेस को लेकर एक एल्बम बनानी है। मतलब फर्स्ट ट्रैक में लिरिक्स हैं, जय शिव शंकर, कभी ना मिटे ये हंगर, 800 करोड़ लोग आपके दर्शक हूँ मैं मंच पर। तो मतलब वो जो कैरेक्टर है जिसके अराउंड बेस्ड है एल्बम, वो भगवान से बात कर रहा है। तो मतलब एंड पूरी एल्बम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी है। वो लास्ट ट्रैक में मतलब कल्मिनेट होती है। मतलब मुझे सही लगता है। एंड वो म्यूजिक वाला भी काफ़ी ट्रू है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ्री टाइम में पूजा पाठ करता हूँ, बट एक तरीके से वही अपना पूजा पाठ हो गया। सरस्वती जी वही है ना, म्यूजिक। एग्जैक्ट, सरस्वती जी। सही भाई, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों में कॉमन है। आप लोग आपस में कब कोलैब कर रहे हो? बिल्कुल ब्रो, अब हो ही जाएगा, आज मिल लिया हम।
So anytime now. मुझे ऐसा लगता है इतनी चीज़ कॉमन है और इतनी बेहतरीन चीज़ें हैं तो बिल्कुल बिल्कुल भाई कुछ Anytime. गाइस इफ यू वांट टू सी दिस कोलैब प्लीज नीचे कमेंट करें भाई जैसे आपको मैंने देखा ट्रैप करते हो, हिंदी में भी करते हो, इंग्लिश में मुंबई भी करते हो, कैसे कैसे ब्रो गाना आता था नहीं पिच पे तो ऑटो ट्यून ट्राई किया, हाँ वो साउंड ही बन गई फिर. बट वो एक्चुअली काफ़ी क्रेजी था हिंदी में वो ऑटो ट्यून यूज़ करना. हाँ फिर उससे मतलब कुछ ऐसे केडेंसेस अपने आप ही आ गई और पहले लगा नहीं है सही नहीं है, फिर लगा नहीं है सही है, फिर ऑडियंस को भी शायद ऐसी लगा पहले ये सही नहीं है, हाँ फिर वही सुनने लग गए. एंड मुझे तो पता भी नहीं था ट्रैप वगैरह, वो नेचुरली क्योंकि मैं डॉ पे इतना टाइम स्पेंड करता था. फिर वोकल्स अपनी मतलब ऐसी मज़े के लिए रिकॉर्ड किया. एंड उसके बाद लोगों ने बोलना शुरू किया कि भाई ये तो फुल ऐसा लग रहा है हिंदी में ऊजी या यंग थग वगैरह कोई रैप कर रहा है. हाँ तो वहाँ से उनको सुनना शुरू किया मैंने. बढ़िया है सीन. सही है. मतलब मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है और डिफरेंट चीज़ें. तो टीपेन को थैंक्स सब बोलते हैं. उसने मेरे ख्याल से 4-5 साल बोलते हैं कि उसने बहुत गोल्ड ऑटो ट्यून पे उसने रिसर्च की थी, उसके बाद वो लेकर आया था. टीपे ने कान्ये को इंस्पायर किया. 808s में पहली बार कान्ये ने तब ऑटो ट्यून यूज किया. मतलब उसका वही है कि वॉइस को एज इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो यूज. और ट्रैविस स्कॉट को शो की जब देखी थी मैंने उसको ऑन था माइक में वो लोगों को बोला था तो वो ऑडियो ट्यून में चल रहा था. वो बहुत फनी था यार. बहुत फनी था ब्रो. हाँ बट मैंने देखा ट्रैविस स्कॉट का भी अबू धाबी में, भाई मजा आ गया. वो क्रेजी वायरलेस में गया था मैं भाई. देखा भाई रोहित भाई के साथ गए थे. हाँ रोहित भाई के साथ गए थे भाई. मजा आ गया. मतलब मैंने बोला भाई वो मूवमेंट था भाई वहाँ. मतलब दूसरे स्टेज में डिवाइन भाई, किंग भाई, यंगस्टर्स, राजा कुमारी भी थी. मैं देखा भाई ये खतरनाक होना. अच्छा था यार. मुझे उस दिन बड़ी भाई दिल्ली बॉम्बे मैंने देखे अपने भाइयों को परफॉर्म करते हुए, तो किसी और दूसरी कंट्री में ना फाक मैन बड़े वैसे प्राउड फीलिंग आ रही थी बहुत ज्यादा. ब्रो पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी को मतलब उस स्टेज पे लेके जाना. और मतलब सेम बिल पे ट्रैविस स्कॉट है. हाँ सेंट्रल सी भी था. हाँ सेंट्रल सी को और भी बहुत सारे आर्टिस्ट थे. हाँ देखा यार. मतलब बड़ी फील आई मुझे. मतलब कि भाई दिल से खुशी लग रही थी. यार भाई लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए काम करते करते. नहीं ब्रो आपको इंस्पायरिंग है बहुत. हाँ थैंक्स भाई. सही बात है. आई एग्री. इंस्पायरिंग है. मतलब और जो यंग एस्पायरिंग आर्टिस्ट आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंस्पायरिंग है. उनके लिए मतलब उनके भी गोल्स कि भाई ये पहले कहाँ था ब्रो ऐसा. पहले देखने को नहीं मिलता था. मतलब भाई पहले तो पता ही आपको पहले अपने सीन. और मुझे लगता है कि भाई आप हिप हॉप सीन बहुत खतरनाक कर रहा है. आप बताओ भाई आपको क्या सीन है पॉप सीन को लेके. हिप हॉप सीन मतलब मैंने बहुत डिफरेंट एंगल से हिप हॉप सीन देखा है. पर आप जुड़े हो. डांस बी बॉइंग हो गई. हाँ मतलब कहीं ना कहीं सारे सर्कल कनेक्टेड ही हैं. हाँ, बट मैंने बहुत डिफरेंट एंगल से देखा है. जैसे मैंने डांसिंग के एंगल से देखा है, ब्रेक डांसिंग के एंगल से, और कितने तरीके के डांसर्स हैं. बहुत स्टाइल्स मतलब ब्रेक डांसिंग में कितने स्टाइल के डांसर्स हैं. पॉपिंग और इवेंट्स देखे मैंने बहुत सारे. शायद आपने देखे हो बैटल्स वगैरह ये सब. ये डांस बैटल मैंने देखे मतलब इतने ज़्यादा नहीं देखे. हाँ तो मतलब बेसिकली बहुत सारे और होते हैं. हाँ और दिल्ली और पूरे ऑल ओवर इंडिया होते रहते हैं. और अब तो वर्ल्ड पूरे चैंपियनशिप होती है उनकी. हाँ मतलब अभी स्टिल बहुत अंडररेटेड है. बहुत बढ़िया डांसर्स अंडररेटेड है. आई थिंक कि अगर कोई ऐसे शोज बने, आई थिंक शोज बनने भी चाहिए. MTV वगैरह जैसे ऐसी चीज़ें बहुत सपोर्ट करते हैं तो ऐसे शोज बनने चाहिए. और बहुत अंडररेटेड है, बहुत ही अंडररेटेड है, बहुत डिजर्व करते हैं. तो मैंने उस एंगल से हिप हॉप देखा है ज़्यादातर. तो वहाँ पे ज़्यादा म्यूजिशियंस नहीं है. जैसे संजय है. हाँ संजय भाई है ना. ही इज ऑल्सो ब्रेक डांसर. और जिस क्रू से हैं वो लोग हैं. तो वो एंगल ज़्यादा पास है उससे जहाँ से मैंने म्यूज़िक देखा है. बट मेरा म्यूज़िक जो है हिप हॉप का सिर्फ ये सीन है. जैसे हिप हॉप ग्रो करा था जिस टाइम पे बाहर, वहाँ पे ग्रो करा था बिकॉज उनके पास जो अवेलेबल था उससे उन्होंने म्यूजिक बनाया. उससे जो उनके पास अवेलेबल था उन्होंने उससे नहीं बनाया कि वो क्या बनाना चाह रहे हैं. उनके पास जो पुराने रिकॉर्ड्स थे, उनके जैज रिकॉर्ड्स थे और जो रिकॉर्ड्स थे उससे म्यूजिक बनाया. तो मेरा हिप हॉप पे जब मैंने रिसर्च करी और जब मेरे को हिप हॉप के बारे में पता लगा तो वो ये लगा कि इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग आउट ऑफ वॉट एवर यू हैव. इट इज़ अबाउट the best that you can create out of whatever is available around you. Absolutely. तुम्हारी जो एक तुम्हारे लिए तुम जब जिस टाइम पे जब तुम पैदा हुए हो, तुम्हारी आंखें जहाँ खुली हुई है, जो तुम्हारे आसपास है, उससे क्या कर सकते हो, उससे तुम बेस्ट चीज़ क्या बना सकते हो. हाउ डोप कैन यू क्रिएट द थिंग्स अराउंड यू. तो फिर उसने
मतलब मेरे को फिर इसी चीज़ से इंस्पिरेशन मिली थी कि एनालिसिस जो मेरा ये था कि जब बाहर ऐसे जैज और ऐसे रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे उनके पास, उन्होंने इसको मॉडिफाई करके जब हिप हॉप बनाया, आई थिंक वो इंडिया में जिस टाइम पे वहाँ ये सब हो रहा था इंडिया में, उस टाइम पे इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस हैंगओवर से निकल रहे थे। तो म्यूजिक तो जब सर्वाइवल पे बात है तो फिर इंडिया कहाँ से म्यूजिक बनाता उतना, तो आई थिंक कि उस टाइम पे म्यूजिक ग्रो। बट मतलब 50s को ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गोल्डन एरा बोलते हैं 50s की म्यूजिक को। नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उस साइड पे देखा जाए ना, जो इंडिया का अपना साउंड क्रिएट हो सकता वो बहुत लेट आया। हाँ, वो जैसे हिप हॉप अपना एक साउंड है, हाउस एक अपना एक साउंड है, ये सारे कहीं ना एक ही रूट से निकल रहे हैं। जैसे 808 किट जो है, रोलैंड की 808 जो किट है वो वेस्ट हो गई थी, इट वाज अ फ्लॉप। वो क्या बोलते हैं ऐसे, जो कबाड़ी में मिलती थी वो, वहां से उन्होंने जो, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्लैक कम्युनिटी पुअर थी, उन्होंने वो उठाया, दे क्रिएटेड अ कल्चर आउट ऑफ इट। जो अब देख लो 808 क्या चीज़ है, 808 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड्स इन म्यूजिक प्रोडक्शन। तो वैसे ही आई थिंक कि ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें हो सकती थी, बिकॉज जैज जैसे एक बहुत ही क्या बोलते प्रोफाउंड जॉनर है ऑफ म्यूजिक, जिसको जो बहुत अच्छे से समझा हुआ जॉनर है। जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, वैसे ही इंडियन क्लासिकल सिमिलरली बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला म्यूजिक है, चाहे वो हिंदुस्तानी क्लासिकल हो चाहे वो कर्नाटिक हो। वो इवॉल्व करने का उसको वहाँ तक टाइम नहीं मिला। तो मेरा टेक हिप हॉप पे ये था कि जो मेरे आसपास, जो मेरी कंट्री का साउंड है, जो मेरे आसपास जो चीज़ है जो मुझे दिखती है, इवॉल्व करने से रह गई थोड़ी। तो मेरा आइडिया वही था म्यूजिक को लेके। मेरे लिए हिप हॉप की डेफिनेशन यही थी कि इसको लेकर उस फॉर्म में लेकर आना जो मेरे हिसाब से है, क्योंकि मैंने बहुत सारा हिप हॉप सुना है, मैंने बहुत सारा क्लासिकल सुना है, तो मैं दोनों को जोड़ के क्या प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं इनको क्या कूल बना सकता हूँ इन चीज़ों से। अब वो चाहे बिल्कुल डार्क भी हो सकता है, और वो बिल्कुल जैसे होली रे रसिया जैसा गाना भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है। हाँ, मतलब स्पेक्ट्रम पूरा होता है, मतलब या तो नहीं होता है या तो पूरा होता है। तो मेरा हिप हॉप पे टेक ये था कि हिप हॉप मेरे लिए हिप हॉप ये है। भाई बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट है आपके, मतलब काफी मुझे लगता है रिसर्च, बहुत नॉलेजेबल पर्सन यू आर। थैंक यू गाइस, Zoom पे यंग आर्टिस्टों को प्लीज क्लासेस दो, ताकि थोड़े उनके ज्ञान चक्षु खुले, वो समझ आए भाई दुनिया क्या है, म्यूजिक की दुनिया क्या है। बोरिंग लगता है, पार्ट टाइम जॉब, चीजें बोरिंग लगती है बंदों को यार, फटाफट चाहिए। नहीं, बट इंस्टेंट नूडल यार वो तो है। देखो, मैं गलत नहीं बोलूंगा, आपकी बात बहुत सही है कि आप सबको ये लगता है कि एक गाना ड्रॉप करो जिंदगी चेंज। नहीं भाई, मतलब मैं इतने इंटरव्यूज कर चुका हूँ, अगर आप फॉलो करते हो, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उनको पता है भाई कि कि सडनली ऐसा नहीं हुआ है कि आपको लगे कि एक गाना ड्रॉप करो और जिंदगी बदल गई। नहीं भाई, लोगों के 15-15, 20-20 साल पूरी जर्नी उनकी रही है, फिर उसके बाद जाके बूम हुआ उनके करियर में। नहीं, वो लेगेसी बनाने में टाइम लगता ही है ब्रो। इवन आपके जो पुराने इंटरव्यूज हैं, मतलब उस टाइम पे शायद आपको भी नहीं पता होगा कि वो कल्चरली कितने ज्यादा रेलेवेंट होंगे कुछ सालों बाद, क्योंकि काफी बार ये होता है वो फ्यूचर में पिकअप होते हैं उनके क्लिप्स, एंड वो मतलब उससे एक पूरी अलग मूवमेंट चल जाती है। हाँ, सही बात है, मतलब आप सही बोल रहे हो। अभी वो रील्स पे तो देखा मैंने, भाई इतने सारे पुराने इंटरव्यू के कोई क्लिप वायरल हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो अपने अब प्ले करता हूँ, वांट टू नो द आर्टिस्ट कि भाई इसकी क्या स्ट्रगल स्टोरी है, सक्सेस मिला, क्या फील है वो नहीं, बट आपके वहाँ प्रॉप्स भी बनते हैं ब्रो, क्योंकि आप इतने मतलब ओजी टाइम से आप कवर कर रहे हो हिप हॉप को, एंड चाहे वो माफिया मुंडीर की स्टोरी हो गई, बहुत सारी ऐसी और स्टोरीज जो आपने ब्रेक करी, और बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज जो आपने ब्रेक करी करवाई। बट ठीक है, मतलब देखो ये है कि योगदान होना बहुत जरूरी है, कल्चर आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब देखो कुछ चीजें दिस एंड दैट हो जाती है, बट ये ना कि कल्चर बढ़ते रहना चाहिए। एब्सोल्युटली ब्रो। और अभी भाई आप जैसे यंग आर्टिस्ट है जो कल्चर को और आगे बढ़ाएंगे। सही भाई, आपका फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक क्या है यार, बताओ कौन सा है? जब मतलब मैं तो बिल्कुल जॉनर में नहीं देख पाता म्यूजिक को, मतलब ऑनेस्टली मैं मतलब जॉनर एक पॉइंट के बाद एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब म्यूजिक में मेरे को लगता है अच्छा या तो नहीं है, या तो मतलब म्यूजिक में जब अगर सुनने की इनफ प्रैक्टिस करो, इनफ टाइम सुनो ना, तो फिर पता लग जाता है कि किस लेवल ऑफ ट्रूथ से इंसान जो भी आर्टिस्ट है उसने बनाया है, उसमें कितना सोल है म्यूजिक में। तो आई थिंक कि म्यूजिक में या तो सोल होता है या तो नहीं होता है। तो जिस भी म्यूजिक में सोल है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डबस्टेप हो, चाहे वो कोई क्लासिकल म्यूजिक हो, मेरे को वो अच्छा लगेगा।
सही नहीं होगा तो फिर वो मैं नहीं सुन पाता ज़्यादा। नहीं, बढ़िया बात की, मैं एग्री करता हूँ भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं भाई, बहुत सही नॉलेज है भाई, लगता है मुझे आना पड़ेगा भाई के पास, और मतलब एक पॉडकास्ट मेरे घर पे करते हैं। हाँ आपके घर पे सीट स्विच कर लो हाँ, भाई वो दोस्त मैं तो नहीं हूँ भाई, तो पॉडकास्ट कर ले। अच्छा ये कौन 3 ट्रैक जो अभी आपकी प्लेलिस्ट में है जो आप सुन रहे हो बैक टू बैक? एक जॉश पैन का मास्क, ओके, दूसरा एक पाब्लो का कौन सा बोला वो नार्कोस में कौन सा था जो टाइटल ट्रैक है आजकल मैं वो बहुत बोलेरो फंक होता है वो बेसिकली वो दैट लैटिनो काइंड ऑफ लैटिनो और वैसा काइंड ऑफ जॉनर, तो वो जॉनर भी ज़्यादा एक्सप्लोर करो, बट वो एक स्पेसिफिक गाना है जिसने बहुत इंस्पायर कर रखा है मेरे को उस मेलोडी ने, एक वो, और तीसरा अभी मैं जो क्या बोलते हैं ये रफ्तार और प्रभ वाली एल्बम का जो बहुत सही EP है उसमें जो फर्स्ट ट्रैक उसमें एक चीज मतलब मैं उनसे मिला था तो उनके घर पे ऐसे ही सुन रहे थे, उन्होंने ऐसे सुनाया, मैं अपने एल्बम सुना रहा था, उनसे ऐसे रिव्यू लेते रहता हूँ, और वो अपना उन्होंने ये वाला फर्स्ट गाना ही सुनाया, फिर पहले सुनाया उसे रहता है 2 बार, फिर मैं सोचा यार बढ़िया सही है, फिर कह रुक, फिर पीछे करा, फिर मेरे को टाइमर दिखाया, तो टाइमर पे क्या होता है कि जो वो रैप कर रहे हैं करते 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 2:12 तब बोलते हैं जब वो 2:12 आता है टाइमिंग। अच्छा तो मैं सोचा फक ये तो बहुत सही है, तो अभी ये 3-4 गाने यही वाले सुन रहा था मैं आजकल, ये चल रहा है आपके प्लेलिस्ट में? हाँ और भी हैं बट यही है मतलब, और मैं बाकी गानों को ट्रेन करने के लिए ज़्यादातर म्यूजिक सुनता रहता हूँ, क्योंकि इतना म्यूजिक बना रहे हो, एल्बम पे काम कर रहे हो, वीडियोस पे काम कर रहे हो, सुनने का ना कानों का सैचुरेशन पॉइंट क्रॉस हो जाता है, वो तुम फिर सुन नहीं पाते ज़्यादा देर, तो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा, बट आई ट्राई कि मैं डेली जितना भी हो सके अपना कान अच्छे म्यूजिक से ट्रेन करता रहूँ आसपास से। बढ़िया, ये अच्छी बात है भाई, अच्छा म्यूजिक सुनोगे तो अच्छा म्यूजिक बनेगा। हाँ वही, अच्छा म्यूजिक ढूंढना ही बहुत पड़ेगा इस टाइम पे, क्योंकि अभी इस टाइम इतना आसान हो गया म्यूजिक डालना किसी के लिए भी, तो आई थिंक कि कोई भी डाल देता है अभी। ये भी कल बोला था मुझे भाई कि रैप निकालूंगा अपने निकालना भी चाहिए, सही भी है, सही है, अगर आप में टैलेंट है तो निकालो, बट ये है कि टैलेंट को पहचानो पहले फिर निकालो। भाई आप बताओ क्या आपके टॉप 3 सॉन्ग जो आपके प्लेलिस्ट में और वो सुन रहे हो आप आजकल? टॉप 3 ब्रो, मैं ये जो ट्रैप का आगे नेक्स्ट जनरेशन है, प्लग एंड बी बोलते हैं, सो उसमें ये डिस्ट्रॉय लोनली करके एक आर्टिस्ट है, उसका गाना है फ्लक्स टोटल, वो बहुत सुन रहा हूँ आजकल। फिर आई स्पाइस वो तो गेम होता है। नहीं आई स्पाइस फीमेल रैपर है। अच्छा कहाँ पता, इंस्टाग्राम पे देखा है मैंने। देखा ही होगा आपने तो, सुने भी हैं। नहीं तो उसके भी सही है, मेरी गर्लफ्रेंड को बड़ी पसंद है सुनाई, मतलब आई स्पाइस, मतलब लोग क्लाउन भी करते हैं थोड़े, भाई क्या सुन रहे हो अगर, नहीं बढ़िया है। एंड लिल बेबी बहुत सुन रहा हूँ आजकल, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, सही लगता है। और देसी पॉप सीन तो है ही। देसी पॉप में क्या सुन रहा हूँ ब्रो? सीधे मॉल सुनता हूँ, डिवाइन, प्रभ, काब सुन रहा हूँ आजकल। काब भाई है, उसका कोलैब आने वाली है, ट्रैप मुंडे, 2 ट्रैप मुंडे। वही मतलब वो ऑडियंस भी हमारी ट्विटर पे पूरी लगी रहती है कि भाई डालो अब डालो, हमारा आज तक आया नहीं है ना, तो इसी महीने आ रहा है इनफैक्ट। एंड देसी पॉप तो पूरा कीप अप करता हूँ ब्रो मैं, जो रिलीजेस आते हैं सारी प्लेलिस्ट में देख रहा होता हूँ। सही, ग्रेट, मतलब अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो आप भी। Thank you. That's important भाई, that's the main thing। भाई ये आपको क्या लगता है कि आजकल जैसे अभी बात लाइन में आपने बोला कि इतने सारे म्यूजिक आ रहा है, हर कोई ड्रॉप कर रहा है, तो जो गाने की शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम हो गई है। ये तो है, वही कि मतलब दोनों की अच्छी साइड, इस चीज़ की अच्छी साइड भी है और ख़राब साइड भी है कि म्यूज़िक अब हर कोई डाल सकता है। अब को हर कोई डाल सकता है, उस हर कोई में मैं भी हूँ, और उसी हर कोई में बहुत लोग हैं जो अच्छा भी कर सकते हैं, जो खराब भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज तो फिर दोनों साइड पे रहेंगी उसकी। बट वो शेल्फ लाइफ में जैसे पहले गाने की होती थी। हाँ वही, लोगों की और पेशेंस भी बहुत कम हो गया, लोगों के लिए फटाफट 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर ड्रॉप चाहिए गाने में। नहीं 15 सेकंड वो रील पे, सॉरी रील अलग है, वही ना कि 10 सेकंड के अंदर अगर ड्रॉप नहीं आया और कान को अट्रैक्ट करके वहीं रोका नहीं, तो गाना प्लेलिस्ट पे नहीं रहेगा किसी की। ये प्रॉब्लम ये, क्योंकि बहुत बारी जब भी कमर्शियल गानों पे सो कॉल्ड काम होता है, तो ये आइडिया हमेशा रखा ही होता है कि जल्दी से ड्रॉप करना पड़ेगा वरना लोग नहीं सुनेंगे। आई थिंक, और वो सही भी बात है कि वो, क्योंकि प्लेलिस्ट में अब डेली गाने इतने आ रहे हैं, लोग ऐसे सुन रहे हैं, अब ऐसे सुन रहे हैं तो फिर फटाफट चला, थोड़ा सा चला, हम भी खुद ऐसे ही रील्स देखते हैं। तो वही सेम म्यूजिक के साथ भी आई थिंक कहीं ना कहीं वैसा ही सीन हो गया, तो उसकी गानों की लाइफ कम हो गई। बट आई थिंक कि अब ये है कि एक नए तरीके का चैलेंज है ये,
कि अगर तुम इतने सारे गाने डेली के आ रहे हैं, उसके बीच में तुम्हारा गाना अगर स्टे कर रहा है लोगों की प्लेलिस्ट में, तो फिर बहुत ही कुछ अलग ही बात है। फिर कुछ आपने अलग ही बनाया है, ये भी एक चैलेंज है क्रैक करने के लिए। और ये रील्स वाला चैलेंज रील्स ने वही ना पूरा डिस्कवरी का मोड ही चेंज कर दिया है। अब मतलब लोग रील्स से डिस्कवर करते हैं, प्लेलिस्ट से डिस्कवर करते हैं। पहले होता था कि मतलब फिल्मों के गाने सुन रहे हैं, बट आजकल वही मतलब रील्स पे ही सारे चल रहे हैं। एंड सही भी है वो कहीं ना कहीं, बट मतलब वो शेल्फ लाइफ वाला जो पॉइंट है उसमें लाइक पुराने गाने भी MTS में 2020 में डाला था, वो 2023 में सिंक हुआ जाके। तो मतलब मेरे ख्याल से अच्छी चीज रहेगी वो तो। हाँ, बट मेरे को ना आपसे मुझे रील्स की एक बात सही लगी, जो सिर्फ एक ही बात वो ये थी कि मतलब जैसे कभी कोई पुराना गाना है, साहब बोल रहे हो ना, आपका गाना है, अब वो क्या 4 साल वो एकदम से वायरल हो गया। तो ये अच्छी बात है कि अच्छा गाना जो है, अगर आपने अच्छा गाना बनाया, चलो ठीक है, उस टाइम पे नहीं चला या लोगों को समझ नहीं आया, ये भी हो सकता है। वो क्या है कि अब अच्छा है वो गाना, वो 3 साल बाद वापस आ रहा है, वो अच्छी बात है। तो मुझे बस ये बात अच्छी लगी, बहुत सारे गाने जो मैं स्कूल में था, कॉलेज में मैं सुनता था, अब वो वापस से उसके अपने जो सेंट्रल सीन ने सैम्पलिंग किया वो वाला गाना जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ उसका, वो डॉक्टर रे की बीट थी ना, ई वाले गाने की टाइम। अच्छा, वो सुना नहीं मैंने वो। हाँ, वो गाना वो ऑलरेडी गाना था मेरे ख्याल से, मैं सुन चुका था बहुत सारे। इवन एक वो लेट हर गो पैसेंजर का उसने इंटरपोलेट किया। एंड ड्रिल में तो बहुत मतलब ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स इतने सैंपल हो रहे हैं। वो जो वुप्टी गाना था वो भी बॉलीवुड सैंपल था। एंड फैक्ट ओल्ड बॉलीवुड सैंपल्स का इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हिप हॉप में। आप देखो ब्रिटनी स्पीयर्स का टॉक्सिक गाना था, वो सैंपल था। ट्रूथ हर्ट्स, एडिक्टिव। अरे वो एरिक समा गाना ना, किसी को खुद खुशी का, वो आशा भोसले जी की वॉइस है, रिएक्ट वो करके, तो वो सैम्पलिंग तो वो तो है। मतलब मैं एक वीडियो बना रहा हूँ इस पर बेसिकली कि ना कि हिप हॉप में क्या कंट्रीब्यूशन है लता मंगेशकर जी का एंड आशा भोसले जी का। बहुत सारे गाने भाई लोगों को नहीं पता जो सैंपल हुए हैं। मतलब एडिक्टिव सबसे मैंने मतलब बेस्ट एग्जांपल है। एक टाइम था म्यूजिक मतलब में स्टडी करने में, उसमें काफी टाइम मैंने दिया है इसी चीज पे कि कहाँ पे इंडियन सैंपल्स हिप हॉप में यूज्ड है, और वो हमने सुने स्क्रैच ऊपर से देखे तो रिएक्ट और ये कुछ गाने हैं, बट इन लोगों को देख के कितने सारे और आर्टिस्ट ने सेम गानों को सैंपल किया है, और इसके अलावा कितने गाने हैं जो सैंपल हो रखे हैं, बहुत सारे गाने हैं। और डैडी यांकी ने एक गाना सैंपल किया हुआ इंडियन सैंपल, हाँ वो याद है पिक्चर का, हाँ ऐसे और बहुत सारे गाने हैं ऐसे जो सुने ही नहीं हमने। मतलब ये गाना जो सुना होगा बट ऐसे कोई हिट गाना नहीं है ये। हाँ याद है, फ्लॉप थी बट म्यूजिक वाज गुड। फ्लॉप थी, याद है, सबको पता है। मुझे भी जब मैंने देखा था वो मुझे सरप्राइज हो गया था। एक एल्बम आई थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसमें स्नूप डॉग का गाना था, उसके गाने का नाम था स्नूप डॉग मिलियनियर। उसमें सैंपल था देवदास का सिलसिला ये चाहत का। वो सुनो ना, इतना जबरदस्त करा ना। और सेम ये चेज एंड स्टेटस का एक गाना है ईस्टर्न जैम, उसमें सेम गाना है ये सिलसिला ये चाहत का जो यूज। हाँ याद आ गया, हाँ वो डबस्टेप। तो ऐसी बहुत जगह मैंने ऐसी बहुत टाइम डिग किया था कि कहाँ पे इंडियन सैंपल्स हैं और बहुत सिग्निफिकेंस है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ही ये सैंपल्स अवेलेबल नहीं है। अभी इंडिया में क्या है कि एक तो ना अगर सैंपल किसी गाने की आप सैम्पलिंग करते हो उसे क्लियर करने में साल लग जाते हैं। अगर आप, मुझे लगता है कि इफ यू आर एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट तो भाई सोचो ही मत, बहुत महंगा पड़ जाता है। हाँ वो तो मतलब लेबल से बात करो, नहीं वो रिप्लाई भी नहीं करते। रिप्लाई नहीं होते। मतलब कई बार ऐसे मैंने भी कुछ सैंपल्स क्लियर करने के लिए, लॉन्च करने के लिए मैंने मेल करे हैं, लेकिन कुछ रिवॉर्ड नहीं आता, कुछ नहीं आता। और उसमें अब जैसे म्यूजिक बिजनेस बन गया ना, तो उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल वो किसी XYZ लेबल का गाना है, बढ़िया तो बोलता कि नहीं वैसे कोई नहीं बढ़िया साउंड कर रहा है, ये हम रिलीज करेंगे। हाँ ये इंडिया में ये सीन बहुत है। इंडिया में सीन बहुत है, ये बहुत हो गया। लोका भीगी आधे गाना था वो, आतिफ असलम का उसमें सैंपल था, वो लम्हे वो याद है, वो बहुत से क्या था। सो वो जो लेबल थे सारे काम आ गया मेरे ख्याल से। हाँ उन्होंने यही बोला कि हम कर देते हैं रिलीज, बट फिर वो नहीं हुआ। लोगों ने वो अच्छा किया था यार, वो आकाश था और साथ में एक और था ना बॉलीवुड पार्टी झुमका, जे किला भाई, वो क्या सैंपल है, वो इतना सही लगता है यार को। नहीं आकाश की सैम्पलिंग है बहुत क्रेजी है, तगड़ा है भाई, आकाश बहुत तगड़ा आर्टिस्ट है। आकाश भाई देख रहे हो तो पॉडकास्ट में आओ। शाउट आउट भैया, पॉडकास्ट में भी आओ। नहीं वो तो ब्रो भाई है, मतलब भाई। अच्छा ऐसे कौन कौन से आर्टिस्ट है यू नो जो आपकी
ड्रीम कोलैबोरेशन में कि भाई इनके साथ तो मुझे काम करना है, बाहर की भी है अपने इंडियन आर्टिस्ट? प्रो बाहर में यंग थक का जो क्लैन है पूरा, अभी तो जेल में है वो, बट गना, लिल बेबी एंड जो नई वेव आ रही है अभी, डिस्ट्रॉय लोनली, समर्स वगैरह ये सब, उनके साथ। एंड यहाँ पे डिवाइन भाई, रफ्तार भैया एंड बादशाह भैया। हाँ सही भाई, आप बताओ। हाँ कहीं ना कहीं से मतलब वैसे यहाँ पे इंडिया में यही है, डिवाइन हो सकता है और बादशाह, रफ्तार, ये लोग हैं, इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करके और कुछ जैसे उस लेवल की चीज़ बनाना, जैसे कोक स्टूडियो वाला गाना था। हाँ। वैसा कुछ जो सब लोगों को बहुत अच्छा लगे, वैसा कुछ बना सकते हैं इंटरनेशनली। मेरे जो ड्रीम कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन तो बात की बात, बट मेरे को आई जस्ट वांट टू सेट इन a studio, explore music and how they make music and the whole journey, whole process, creative process जो मेरे को जानना है वो। I would love to know about Skrillex, about Mala, और there are और XNG, Josh Pan, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो प्रोड्यूसर्स बहुत ही हैवी प्रोड्यूसर्स हैं ये लोग, बहुत ही मतलब क्रेजी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब इन लोगों ने बहुत रूल्स बेंड कर रखे हैं। तो वो मेरे को उनके साथ चिल करना है, उनके साथ कोलैबोरेट करना है। तो आई थिंक हो जाएगा वो भी विद टाइम। सही टाइम पे सही इंशाल्लाह ब्रो। अरे मैं भूल गया यार, आपको भी मिठाई खिलानी चाहिए थी यार कोक स्टूडियो में। मैंने भाई को बोला फर्जी के लिए, ये यार गलत बात है यार। हम कॉन्ट्री करके एक डब्बा लेंगे नेक्स्ट देख रहे हो, मुझे लग रहा है रैपर्स कॉन्ट्री कर पा रहे। अच्छा भाई, एक मैं सोचा था कि एक ऐसा गाना यू नो खुद का, मैं देखा था कि यू नो इससे बहुत उम्मीद की ये फटेगा, वो नहीं चला, और एक जिससे नहीं कि वो चल गया। कोई ऐसा सच में सबके साथ होता है ये, दो गाने सबके होते हैं। क्या बताओ? तो मेरी वो ईपी थी ना इनोवरा के साथ, अनलॉक ईपी, उसमें मेरा एक गाना है काला दिल करके, वो है सिकंदर पाजी के साथ। एंड उससे बहुत एक्सपेक्टेशन थी मेरी, बट वो एकदम ही अंडररेटेड चली गया। वो मैं इनफैक्ट लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी और एसके की कोलैबोरेशन हो रखी है। हाँ, और वो मुझे मतलब लोगों को अगर आप रीड भी करते हो ना तो भाई का इंटरव्यू है, उसमें वो मेंशन है कि नो कोलैब विद सिकंदर कालो। ओके, मैंने पढ़ रहा था तो उसमें था वो मतलब। हाँ, तो और जो जिससे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और वो ऊपर चले गया, वो था जाया। हमने रिलीज किया एंड वो मेरे ख्याल से 2-3 महीनों में उसके 10-15 हज़ार स्ट्रीम्स हुए होंगे। फिर वो सडनली एल्गोरिदम पे वो बड़ा सही परफॉर्म करने लग गया, शायद लोग शेयर कर रहे होंगे या सेव जो भी, एंड उसका मतलब उसकी बहुत सही परफॉर्मेंस हो गई। फिर वो सडनली स्पाइक मारा, मैंने उसका वीडियो भी किया, मैंने अपनी एल्बम नक्षत्र में डाला उसे। तो जाया था जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो चल गया। सही भाई। और ज़्यादा फट सकता है वो रील्स और शॉर्ट्स। सारी सुंदर लड़कियों को अपील है, मेरे गानों पे रील्स बनाओ बिना पैसे मांगे। और जो सुंदर नहीं है नहीं, वो भी पॉप सुनो। सॉरी, मजाक कर रहा है, आप भी बनाओ। इनर ब्यूटी सबके पास होती है, एंड वी फॉल फॉर इनर ब्यूटी। एब्सोल्युटली नाइस इंप्रोवाइजेशन बाय मी। भाई आप बताओ। यार भाई मेरी एक ही एल्बम आ रहा है, तो वो एल्बम में मैंने ट्रैक जो अरेंजमेंट करी थी वो इस हिसाब से करी थी कि मैं सोचा यार फर्स्ट ट्रैक ना वो रखता हूँ थोड़ा स्लो है, ताकि थोड़े लोगों को वाइब बनने लग जाए। लास्ट में हैवी रखता हूँ, वो धीरे-धीरे बिल्ड किया, लास्ट में हैवी ट्रांजिशन वाला, हाँ बिल्ड आएगा। तो मैं जो फर्स्ट गाना रखा जीवन, वो है गलत हिट, मतलब हर जगह जो लोगों ने सुना है, अच्छे से सुना है, जो जीवन महान जीवन। एक मतलब कई लोगों को ये भी लगने लग गया कि जीवन महान मेरा नाम है। कई लोगों को लगता है जीवन महान नाम है कि मतलब इतना जुड़ गया वो नाम के साथ गाना। तो मतलब अच्छा, मतलब ये अपने आप में वो है शाबाशी वाली बात है कहीं ना कहीं कि जीवन महान इतना गाना वो लग गया कि नाम ही जुड़ गया। लेकिन हाँ, तो वही गाना मैंने फर्स्ट ट्रैक इसलिए रखा था कि 90 BPM है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा ट्रैप सा है, थोड़ा हल्का है, तो इसको पहले रख देता हूँ। लास्ट में रखा था मैंने रांझना, जिस गाने के बारे में ज्यादा किसी को पता ही नहीं है, और उसकी वीडियो भी मैंने अच्छे से बनाई थी और मस्त शूट बहुत अच्छी वीडियो भाई, शूट अच्छा करा। हाँ वही शूट भी अच्छा करा वो, और वो ऐसे ही शूट किया था, क्या बोलते हैं, एक कमरे के अंदर ऐसे ही शूट किया था और दोस्त लोग ही थे सारे, हाँ बिल्कुल घर में ही सारा कुछ करा था। तो लेकिन वो उस पर इतना रिस्पॉन्स ही नहीं था वीडियो के बावजूद कि वो वीडियो के बाद भी। बट हाँ, लोगों को जिनको अच्छा लगता है उनको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं था कि गाना कुछ खराब था।
गाना मेरे को भी अच्छा लगता था इसलिए मैंने एल्बम में डाला। हाँ। लेकिन हाँ अरेंजमेंट में वही था, उससे मेरे को ये पता लगा कि तुम कभी अज्यूम नहीं कर सकते या क्रैक नहीं कर सकते। अगर तुम क्रैक ही कर सकते तो तुम पता नहीं क्या ही जीनियस होते फिर तो, कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। मतलब तुम बस म्यूजिक बना सकते हो और डाल सकते हो और इवेंचुअली अपने आप ही पता लग जाएगा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। सही बात है। मतलब अगर वो क्रैक हम लोग I think a lot of labels, No. a lot of people working in the labels need to understand that they cannot crack the commercial aspect of music. कि क्या है commercial होता है क्या नहीं होता है, you cannot crack it. क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, वो अपने आप हो कभी You कभार can हो ही try जाता to, है। you can keep trying to crack it, but there is no certain format or a pattern on which you can make music and it will be a super. वो साउंड है मुझे ऐसा लगता है। हाँ साउंड वही। तो को पसंद आई तो फटेगी। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि ना बाहर का जो जब तक अंग्रेज पीट नहीं तब तक आएगा ना। हाँ। जब तक अंग्रेज शाबाशी नहीं देगा और माथे पे चुम्मी नहीं देगा तब तक मानेगा नहीं कोई यहाँ पे। और तो ऐसा भी होता है कि जो चीज़ तुम्हारे सामने ही कुछ क्रिएटिव और कुछ नहीं हो रही है तो बहुत लोग नहीं देख पाते उसको क्योंकि वो वैलिडेटेड नहीं है बाहर से। जैसे ही अब जैसे मिगेंते है ट्रैप और मुंबटाउन म्यूजिक कोई नया नहीं था। हाँ। मुंबटाउन म्यूजिक बहुत पहले से है, उससे भी बहुत डिलन फ्रांसिस और पता नहीं और इतने सारे आर्टिस्ट है, डिप्लो इनफैक्ट मेजर लेजर, ये सारे इन लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है मुंबटाउन म्यूजिक को। तब जाके बहुत टाइम बाद मुंबटाउन म्यूजिक का ये गाना जैसे मिगेंते और फिर लीन ऑन और ऐसे गाने ये सब हिट गए हैं। लेकिन जैसे ये गाने हिट गए हैं इंडिया में भी सबके गानों में वोकल चॉप्स हारने लग गए। तो वो भी ट्रैप के साथ भी ऐसे हुआ था। सेम वही बात है। अब सब ट्रैप कर रहे हैं मतलब आप वैसे बता रहा मैं कि इंडिया में ना थोड़ा सा लहर आईफोन लेना तो सबके पास आईफोन है। अब ये करा तो बंदा ये कर भेड़ चाल वाला सीन करके। तो वो वही मेरे को लगता है कि आई थिंक यहाँ पर और वो इतने डीपर लेवल तक है कि जहाँ पे नहीं होना चाहिए वहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए चीज़। वहाँ जहाँ पे व्हेन यू क्रिएटिंग यू हैव टू क्रिएट समथिंग ओरिजिनल तभी तो वो कुछ जाएगा। तभी आई थिंक कि इंडियन म्यूजिक ना इंटरनेशनल मार्केट में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सारा ओरिजिनल म्यूजिक ही है। जैसे A.R. रहमान हो गया या फिर अपना जितना भी म्यूजिक जो इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करता है वो ऐसा म्यूजिक नहीं है जो रेप्लिकेट करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमको जब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक या फिर हम कुछ कमर्शियल एस्पेक्ट से म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आई थिंक उसमें भी सेम अप्रोच यूज होनी चाहिए। और कोक स्टूडियो ने उसमें बहुत ही बढ़िया काम किया। मैंने मतलब आई वर्ड रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स सब बहुत अच्छे गाने हैं, सब बहुत अच्छे गाने हैं। तो वो ही चाहिए आई थिंक इंडिया को। हाँ वो स्टैंडर्ड उन्होंने इस बार सेट कर दिया, बिल्कुल सेट। और बहुत ज़रूरी भी था, बहुत ज़रूरी था। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ दिस शुड हैव बीन डन बाय सर्टेन लेबल्स। हाँ बिकॉज वो तो डेडिकेटेडली म्यूजिक का काम म्यूजिक के लिए है ना। तो अगर डेडिकेटेडली म्यूजिक की जो चीज़ें हैं वहाँ से नहीं हो रहा, बट कोक स्टूडियो भारत तो डेडिकेटेडली म्यूजिक सिर्फ कोक स्टूडियो का कोक का एक छोटा सा पार्ट है। वो सीजन है, वो तो हर साल में एक बार आएगा, साल में एक बार आएगा। वही कि दे आर मोर ट्रू टू इट, सो देयर मस्ट बी समथिंग दैट दे अंडरस्टैंड। आई एग्री विद यू भाई। मुझे ऐसा लगता है भाई आपने कहीं ना कहीं कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज किया अपनी आर्ट पर, है करा आपने कभी ऐसा कुछ पेड्स पे चीज़ों पे जैसे एक मतलब खुद मतलब मर्जी से नहीं करा हम, मतलब आप चाहते नहीं थे लेकिन वो करना पड़ा। सिचुएशन ऐसी जा रही थी क्योंकि लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके बाद फिर ऐसा होता है कि अब जहाँ जा रहे जाने दो, जा भाई तू जा। मतलब वहाँ पे मैं ऐसा हो जाता हूँ कि ठीक है भाई जो मेरे आइडियाज़ थे और वो इतना मेरे को पता है मेरे आइडियाज़ के क्या वैल्यू है क्या नहीं है, तो बढ़िया है, बच गए। हाँ लेकिन आपको मैं सोचूं ना कि यार इससे अच्छा तो मैं खुद ही मैं चैनल से निकाल देता बिना कॉम्प्रोमाइज करे हुए, बिना चेंज करे हुए, वो मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता। मैं जाना नहीं चाह रहा। वो जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें हुआ है। अरे भाई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है काफी। मतलब सैड था वो गाना। मेरे को लगता है कि जिस गाने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, अगर क्या नाम है गाने का बोल दूंगा। हाँ यार मतलब क्या ही दिक्कत है। श्रृंगार गाने पे जब काम कर रहे थे, आई थिंक कि उसमें जो लेबल और आर्टिस्ट से जो बीच में कोऑर्डिनेशन था ना, वहाँ पे करप्शन था या वहाँ पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सर्टेन सिंक नहीं बैठ रहा था, सिंक ही नहीं बैठ रहा था। जबकि फ्रेंडशिप अच्छी है, सब कुछ सही है, बट आई थिंक कि जिसका जो काम था ना वो करने नहीं दिया गया। हाँ तो वही कि काफ़ी मिसकम्युनिकेशन था और कुछ डिसीजंस एक जने ने ऐसे लिए जो उसको नहीं लेने थे, और which made me really fucking furious, और it brought the angry part out of me कि ऐसे नहीं होना चाहिए था। मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी थी वहाँ पे, जैसे I was working on the song पहले दिन से,
वॉइस नोट, जैसे वायु ने लिरिक्स लिखे, वायु के लिरिक्स और जो कॉम्पोजिशन वॉइस नोट पे आई थी, वॉइस नोट से मैंने गाना उस पर स्क्रैच से अगर चालू किया तो इट इज़, वो गाने के साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी बैठ जाता है, हाँ. है ना. तो देन इट्स नॉट इवन अबाउट मनी और कि क्या क्रेडिट और वो सब भी ठीक बात है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट बेसिक रिस्पेक्ट दैट पीपल होल्ड टुवर्ड्स ईच अदर, राइट. एंड आई नो मेरे काम करने का तरीका भी ऐसा होता है दैट आई एम वेरी वेरी क्रिटिकल अबाउट थिंग्स. और मैं दिल्ली से हूँ तो भाई मेरी ज़बान में भी वैसे ही रहता है. मतलब आई डोंट मीन एनी काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट. हाँ. समझ रहे हो कि ऐसे कि भाई इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, ये बोलने जब मैं बोलूँगा अरे ये क्या लग रहा है, इसको हटा देना, ये लगाते हैं. हाँ. बहुत बेसिक डिफरेंस उनकी वजह से आई थिंक कि मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई कुछ कुछ. तो वही सब चीज़ें थी. बट स्टिल कुछ चीज़ें थी ऐसे जैसे वीडियो का शूट और there was certain amount of gaslighting from a specific person. Okay. तो जैसी, और वो gaslighting भी ऐसी थी कि he was being very friendly to my face, but पीछे से तो ऐसा चल रहा था कि कुछ जो मेरे को जब पता लगा तो मैं खुद सरप्राइज था. Okay. तो वहाँ से फिर मैं ऐसा हो गया कि भाई नहीं इतनी भसड़ नहीं झेल सकता, गाना बना रहा हूँ मैं, पॉलिटिक्स नहीं खेलने आया. It was not a good experience. It became a bad experience because of just one person in between, honestly. तो अगर वो ऐसा नहीं होता तो सब अच्छे थे यार. वैभव was a great producer, is a great producer. उसने इतने मतलब amazing producer, melodics और उसमें जो वो उसका काम है वो मेरे को पता है, मैंने कितना सीखा है उनसे. और प्लस जो उनसे सीखा है उस वक्त मैंने बहुत यूज़ करे कोक स्टूडियो के टाइम पे भी, बहुत वो नॉलेज मैंने यूज़ करी है जो उनसे सीखी है मेलोडिक्स के लेके. मेरे को नहीं पता मैं उस टाइम पे अगर कोक स्टूडियो का अगर मेरे पास एकदम से काम आया तो मैं नहीं कर पाता सही से. इफ इट वाजंट वैभव जिससे मैंने चीज़ें देख के सीखी होती है, ही हैज़ हेल्प्ड अ लॉट. सिमिलरली वायु, ग्रेट राइटर, अमेजिंग आर्टिस्ट. तो सब कुछ बढ़िया था. कहीं ना कहीं जाते जाते वो पोर्टल से जाते जाते चीज़ कहीं कुछ हो गया, ऊपर नीचे हो गई. हाँ. You know there is a famous saying in English कि too many cooks spoil the recipe. Exactly. ये हो जाता है, ये परफेक्ट एग्जांपल है. तो भाई कहीं ना कहीं एक कुक है, एक रेसिपी है, उसको बनाने दो. हाँ, बनाने सिंपल. दो. वही कि सब लोग अपना दिमाग लगाएंगे ना कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो एक की भी नहीं रहेगी, एक का स्टाइल भी नहीं रहेगा, वो खिचड़ी बन जाती है. वो खिचड़ी हो गया फिर वो खा भी नहीं सकते, इतनी अच्छी नहीं बनती. आपने बताओ भाई, आपने करेक्ट कॉम्प्रोमाइज ऐसा आपको करना पड़ा? कैसा कॉम्प्रोमाइज ब्रो? अरे ट्रैक्स पे वो वाला नहीं भाई, तो फील ले लिया कि भाई पाजी वो हटा दो, वो चेंज, वो सही नहीं पाजी, मैं एग्री कर रहा हूँ, ये बढ़िया लग रहा है, नहीं ये चेंज कर दो. ब्रो लकीली नहीं हुआ एज सच. ऐसा मिक्स में कभी कभार हो जाता है. मिक्सिंग में एक्चुअली बहुत होता है मेरे साथ कि मतलब मिक्सिंग में क्रिएटिव डिफरेंसेस आ रहे हैं कि मुझे थोड़े से मडी वोकल पसंद है. मतलब लोग होते हैं क्रिस्टल क्लियर है वोकल्स, बट वो साउंड कभी कभार मतलब बेस जैसे मतलब डिस्टॉर्टेड. मिक्सिंग में क्रिएटिव डिसीजन, बट वैसे तो नॉट एज सच, क्योंकि मेरी मेंटालिटी वो रहती है मैं किसी थर्ड पार्टी के लिए कर रहा हूँ अगर, तो उनको वो जब तक खुश हैं तब मैं खुश हूँ. बट मैं अपने लिए कर रहा हूँ तब तो मतलब अपने कंट्रोल में ही है. हाँ, यही चीज़ है. या तो सामने से ना क्लैरिटी हो कि भाई ये मेरे लिए है, तो ये मेरे लिए कर रहा हूँ. अगर कोई बंदा ऐसे बोले कि नहीं यार आई वांट यू टू डू योर सेट, और उसके बाद फिर ये करे कि ये कर मेरे हिसाब से, तो फिर वो एक बीच सेंटर नहीं बन पाता. हाँ, कि बोल ही दो सीधा क्या चाहिए. या तो तू बोलते कि तू मैं तेरे लिए करूँ, तो ये पूरा फिर तेरे लिए है ना, फिर मैं अपना भेजा नहीं उसमें लड़ाऊंगा. ये लोग ही बोलने में वो फटती है ना कि नहीं भाई क्रिएटिवली तो तुम्हारे ऊपर है, बट एट द सेम टाइम चेंजेस बताने हैं. पाजी वो देख लो ना थोड़ा सा, सोच रहे. अच्छा मैं देख रहा था कि नोटिस करा मेरे कानों ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात आप कितना एग्री करते हो कि एक आर्टिस्ट को ना अपना साउंड इंजीनियर होना, मतलब परफेक्ट साउंड इंजीनियर रखना बहुत जरूरी, उसके बने जो ना उसके वोकल्स या उसके टेक्सचर को समझता है. क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने देखा है बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत डिफरेंट साउंड करते हैं बहुत सारे गानों में, क्योंकि वो बहुत अलग अलग साउंड इंजीनियर ने मिक्स एंड मास्टर करे. तो अगर एक करे जिसको आपके वोकल्स पता है, ये बात आप एग्री करते हो उससे कि मतलब कि एक होना चाहिए जो आपके वोकल समझे, जो आपको पता है कि आपके वोकल टेक्सचर कैसे रखने हैं, वो क्या साउंड करेगा. तो मैं तो खुद ही इंजीनियर करता हूँ आपको, और मेरे साथ तो ऐसा है मैं किसी और इंजीनियर के साथ मुश्किल ही कर पाता हूँ अब. क्योंकि मेरी जो वोकल चेन है मुझे एग्जैक्टली पता है कैसी होनी है. एंड मैंने ट्राई करके भी देखा और इंजीनियर से, मतलब इंडस्ट्री लेवल टॉप लेवल के हैं, बट मुझे वो मिक्सर्स जमते नहीं है. तो मैं तो खुद ही से प्रेफर करता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि वही सिग्नेचर साउंड उसी से तो बनती है. मतलब आप गानों को वोकल चेन के बिना सुनो, मतलब वो
हाँ समझ गया। तब सारे चिट्टे खुल जाते हो जाते हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा मैंने यार कि इसमें अलग साउंड करा, फिर मैं चेक करा साउंड इंजीनियर वो मिक्सर मास्टर किसने कराया, साउंड इंजीनियर कौन था, ये करके तो मुझे वहां से आया कि मैंने 2-3 आर्टिस्ट हैं जिनके सेम है और जिनके वोकल ग्रेट साउंड करते हैं। तो तभी मैंने पूछा, क्योंकि आप तो खुद करते हो, आप भी भाई। हाँ मतलब मैं भी यूजुअली खुद ही करता हूँ अभी, क्योंकि अभी इस टाइम पे काम थोड़ा मेरे मत्थे पे ज्यादा हो गया था, तो मैंने थोड़ा आउटसोर्स करा दोस्तों को अपने। कोक स्टूडियो करके आया भाई पूरा। चढ़ाई हो रही है। अच्छी बात है भाई यार, मतलब एल्बम में एक काम, मतलब पहले तो अगर एल्बम में 7 गाने हैं, 7 गानों का, और मैं सिर्फ अकेला ये नहीं कर रहा ना कि मैं सिर्फ एल्बम प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उसके बाद फिर उसको मिक्स मास्टर करना है। ये करना होता तो मैं 6 महीने पहले डन हो चुका था। आप 150 चीजें करते हो ना, आप वीडियो भी करते हो भाई, आपको एडिट भी करना है, ये भी एल्बम कवर भी करना है। तो वही कि मैं, और मेरे को पता है कि मेरे को वीडियो का काम आता है, मुझे पता है एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो मेरे को बहुत मुश्किल से ट्रस्ट हो पाता है जल्दी चीज़ों पे। बट हाँ, कुछ जने हैं मेरे आसपास जो मतलब जैसे कह रहे हो कि एक स्पेसिफिक जना होता है जो समझ जाता है, तो वही अंडरस्टैंडिंग या तो ऑलरेडी हो सकती है या तुम डेवलप कर सकते हो इवेंचुअली। तो क्योंकि गानों में ऐसा होता है कि अगर एक गाना प्रोड्यूस्ड है, उसको 100 तरीके से मिक्स किया जा सकता है। उसके साउंड्स के लेवल्स, और सिर्फ लेवल्स से इतना डिफरेंस आया था कि कौन सा साउंड ऊपर रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। इसी से पूरा स्टाइल डिस्क्राइब हो जाता है एक गाने का। तो वो लेवल्स ही मैटर करते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब किसी के साथ, एक जने के साथ भी डेवलप हो जाती है, तो फिर उसके बाद फिर वो बहुत काम स्मूथ हो जाता है। तो है जो एक दोस्त है जो मेरे लिए अभी कर रहा है इस एल्बम में, तो वही कर रहे हैं अभी। बढ़िया भाई, एल्बम का वेट कर रहे हैं और बढ़िया से वोकल्स करे, सुन रहे भाई। अच्छा भाई, क्या चल रहा है लव लाइफ के बारे में बताओ भाई, आप तो कमिटेड हो। हाँ मैं स्टेबल रिलेशनशिप में हूँ। कितने साल हो गए? हमें हो गए ब्रो 6-7 साल हो गए होने वाले। ग्रेट भाई। नहीं कम, 5 साल हो गए। 5 साल सही भाई। तो मतलब आई थिंक म्यूजिक जर्नी के साथ स्टार्ट। हाँ नहीं, उससे पहले से ही। अच्छा पहले से। हाँ सो स्टेबल है वो अपना, तो सही है। बढ़िया। आप बताओ बाकी। तो सिंगल है भाई, तो सिंगल है यार, छोड़ो भाई, आप बताओ। छोड़ो यार, क्या सिंगल मतलब हर दिया चेहरे का मतलब है नहीं होता, हर चीज पे टेक डिफरेंट है मेरा। तो इसमें कहाँ क्या मतलब लास्ट टाइम कब गए थे, डेट पे कब गए थे? लास्ट टाइम मैं घर से ही नहीं निकलता ज्यादातर। तो घर पे कौन आया था लास्ट टाइम? सॉरी, स्टूडियो में कौन आया था लास्ट टाइम? स्टूडियो में हाँ लास्ट टाइम यार है दोस्त तो आते रहते हैं। मतलब फीमेल दोस्त या मेल दोस्त? तो फीमेल दोनों ही आते हैं। स्पेसिफिकली अगर लव रोमांटिक साइड, अभी परसों इधर it went great. हाँ it went great. सही, great woman and काफी सही। ऐसा आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ हमारे बीच में वैसा है कि स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है कि ब्रैकेट्स का ये है ये नहीं है, जस्ट पीपल हु एडमायर ईच अदर, दैट्स इट। दैट्स ग्रेट यार, नाइस। मेरा अच्छा लगता है कि जब कोई कमिटेड होता है और रिलेशन में होता है। थैंक यू ब्रो। या I've seen you around. स्टूडियो आना पड़ेगा। सही। एस्पायरिंग आर्टिस्ट को आप लोग क्या टिप्स देना चाहते हो भाई? मेरे हिसाब से बस ये है कि जस्ट स्टे एज ट्रू एज पॉसिबल। मतलब एब्सोल्युटली जितना ज़्यादा एब्सोल्यूट सच होगा ना काम में, किसी भी तरीके का काम हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ म्यूज़िक है या फिर वीडियोग्राफी है, कुछ है, बी ट्रूथफुल। आई थिंक दैट्स इट। मतलब इन लाइफ जनरली भी सच, मतलब क्योंकि दुनिया बहुत तरीके के चुतियापे सिखाती है, दुनिया में बहुत तरीके के चुतियापे तुम खुद सीख लेते हो देख के कि अच्छा ऐसा चल रहा है मैं भी ये कर लेता हूँ। दिमाग बहुत ऐसी चीज़ होती है जो कहीं भी डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाता है, और दिमाग हमेशा सच्चा नहीं रह सकता। लेकिन तुम्हारी बीइंग अपने आप के अंदर थर्ड एम्पायर बनना ज़रूरी है कि भाई ये सच है या नहीं है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक वो क्वेश्चन हर चीज़ करने से पहले एक बार कर लेना चाहिए। तो कोई भी चीज़, कोई गाना प्रोड्यूस करने से पहले, कोई साउंड पिक करने से पहले, उस साउंड को क्या कर रहे हैं। आई थिंक मैं भी वही करता हूँ यूजुअली कि मैं कर क्यों रहा हूँ, मेरा आइडिया क्या है बेसिकली। एट द एंड मेरा आइडिया मेरा है या नहीं है, किससे इन्फ्लुएंस है कितना। तो बस आई थिंक कि सच होना चाहिए जो भी हो। जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। हाँ, इवन इफ यू आर कॉपिंग समबडी, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। इंस्पायरिंग। हाँ, जस्ट बी ऑनेस्ट। ठीक भाई। आप ब्रो अपकमिंग यंग आर्टिस्ट के लिए वही है कि तो बी ऑथेंटिक, जैसे भाई ने बोला, बी ऑथेंटिक, कंसिस्टेंटली काम करो, प्रोजेक्ट्स ख़त्म करो अपने, एंड हार मत मानो यार। सही। मेन वही है, जब तक चलते रहोगे और काम आएगा, ग्रोथ होगी,
वही है कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी. Yeah, and don't be afraid of making bullshit. Making shit music. हाँ, सबकी journey में make thousands of bad songs, मतलब shitty songs, घटिया सुनने वाला ऐसे घटी, मतलब बिल्कुल सुन के खुद को भी ऐसे लगेगा कि क्या बनाया हुआ है. You should not be afraid of fucking up. Make a lot of crappy songs. I think वही सारा वहीं पे सारे सीखने का जो जर्नी होता है वो वहीं होता है. And finish your songs, finish your albums. हाँ, फिनिश करना बहुत मुश्किल होता है. बनाने आइडियाज और रिलीज भी करो, मतलब बंदे बना के रख लेते हैं भाई, जब तक रिलीज नहीं करोगे मतलब अगला सुनेगा कैसे. और बैक टू बैक मत निकालो, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दो और वीडियो भी निकालो. मैं नहीं, वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सही, थैंक यू भाई. एंड फ्यूचर में आपके कौन कौन से गाने आ रहे हैं, कोलैब्स आ रहे हैं, ईपी एल्बम क्या आ रही है, बताओ भाई दोनों भाई. ब्रो मेरा एक कोलैब अभी काब के साथ आ रही है इसी महीने. फिर मेरी एक कोलैबोरेटिव मिक्सटेप है बॉय ब्लैंक के साथ. उसका टाइटल है मुल्तानी मिट्टी. अरे सही. लाइव एंड एक्सक्लूसिव राज जोन्स के शो पे अनाउंस किया है. पहली बार सुनेंगे हम लोग मुल्तानी मिट्टी क्योंकि लगाते ना चेहरे पे. वही. सो वो मिक्सटेप आने वाली है. एंड वेब सीरीज वगैरह में भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स और भी प्लान है. ब्रो फर्जी से फायदा हुआ. बिल्कुल. ग्रेट. फर्जी से असली नोट कमाएगा. वो मिठाई नहीं लाए. कंट्री करके भाई. कंट्री करेंगे रैपर्स. ठीक है भाई, आप बताओ भाई. भाई मेरी तो अभी नेक्स्ट एल्बम आ रही है. क्या नाम है एल्बम का? एल्बम का नाम अभी तक बाहर नहीं करा, बट अब राज जोन्स एक्सक्लूसिव है तो करना पड़ेगा. एल्बम का नाम है नजरिया. सो मतलब पूरी एल्बम में आई थिंक कि इस नाम से कनेक्शन बैठ पाएगा जब सुन रहे हो या देख रहे होगे, क्योंकि बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है म्यूजिक और वीडियोग्राफी और विजुअल्स को लेके. आर्ट इन जनरल पूरे एक उस चीज़ के ऊपर ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. इसमें कोलैबोरेशंस भी उस तरीके से हैं जो आई डोंट थिंक कि कहीं पे ऐसे हुआ है पहले, क्योंकि म्यूजिक पे मतलब म्यूजिक और एक्टर्स कभी ऐसे जुड़े नहीं है. तो फर्स्ट सॉन्ग इज विद नसीरुद्दीन शाह, द लेजेंडरी. Yes, we went to his place, had tea, recorded vocals. So great experience. And this is in collaboration. This whole project is curated with the help of Kunal Kamra, of course. So we both have been working on this project from last 1 year. Second song is with T.M. Krishna, the legend, Padma Bhushan, and with him. उनके साथ मतलब for me he is an inspiration, क्योंकि मैंने उनके लेक्चर सुन के तो म्यूजिक सीखा है कर्नाटक. तो उनके साथ वीडियो कॉल करना या फिर ऐसे काम करना वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. थर्ड इज विद विजय वर्मा. फोर्थ इज विद विश्वेश कृष्ण मूर्ति, साउथ इंडियन डायरेक्टर, एंड यू नो ही इज बीन इनटू म्यूजिक आल्सो. तो एंड ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स हैं. एक गाना है ओशो के साथ, ओशो के वोकल्स के यूज करके. एंड दिस गाय आचार्य प्रशांत, मतलब दिस नॉट अ गाय, सर है मेरे लिए. तो उनको भी देख के मैंने बहुत सीखा. आचार्य प्रशांत, विद हिम देयर इज अ सॉन्ग. तो ऐसे करके 7 गाने हैं टोटल. तो अभी इसी अप्रैल में आ रहे हैं वो वीडियोस. ऑल द बेस्ट भाई, मतलब दोनों भाइयों को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड एल्बम के लिए भाई ऑल द बेस्ट. मैं एक शाहरुल के साथ भी आ रहा था. शाहरुल के साथ भी मेरा एक आ रहा है. अरे सही भाई. शाहरुल की एल्बम में होगा वो, उसके लिए काफी एक्साइटेड हूं मैं. ग्रेट भाई, ऑल द बेस्ट भाई दोनों भाइयों को. खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो. एंड फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा. कुछ गिफ्ट्स हैं सिम्बा की तरफ से. ये भाई आपके लिए. थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच. और ये भाई आपके लिए. धन्यवाद. ये रह गया. हाँ चलो शॉर्ट है. आज का शॉर्ट है. आज का शॉर्ट है. कोटा शॉर्ट है आज का. लिटिल एंड भाई ये अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए एक थैंक यू सो मच. ये भाई आपके लिए. थैंक यू. शाउट आउट अर्बन मंकी, शाउट आउट सिम्बा. मतलब यू कैन ओपन इट. आप देखो. वाओ, ये आइकॉनिक अर्बन मंकी कैप्स. ये मैंने सेम दिए थे क्योंकि दोनों भाई देखो एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग. ओहो हो. मास्क है भाई, कोरोना वापस आ रहा है तो प्लीज मास्क पहनो और सेफ रहो. एंड वो टी शर्ट आ रहा है फिर से. हाँ आ रहा है. यू नो यू हैव टू बी सेफ. फिर से. यस ब्रो. क्या बोलते हैं? थैंक यू. कूल ब्रो. पहन के मेरे पास कैप्स अच्छी तो लगती नहीं है, सरदार लगता मैं.
वैसे नो कैप है बट स्पॉन्सर्स के लिए पहन लिया। मेरे लंबे बाल थे तब पहनता था यार, अब लेट हो गया। ये सही है। तो भाई फर्स्ट टाइम आप द राज जोन्स पॉडकास्ट में आए, कैसा लगा ये बताया? ब्रो बहुत अच्छा लगा आपने बुलाया, थैंक यू सो मच। और ऑब्वियसली आप हिप हॉप गेम में जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा है एकदम लेजेंडरी रहा है, मतलब उसके लिए आपको प्रॉप्स। एंड बहुत टाइम से था हमारा आने का, हमारी बात होती थी बट फाइनली आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है मेड इट ब्रो, थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा भाई? म्यूचुअल भाई बिल्कुल से आई फील द सेम कि दिस इज अ माइलस्टोन फॉर मी। लाइक आई हैव सीन योर पॉडकास्ट और मैं फॉलो करता हूँ काफ़ी टाइम से, सो दिस एक्चुअली मीन्स कि आई एम डूइंग द राइट थिंग. The point that I landed here doing this podcast, so this is a sign for me कि I'm doing something right. So thank you for You're not doing right, you are doing G-Fart. You guys are doing G-Fart. Thank you भाई, thanks a lot भाई. Thank you so खतरनाक much. काम करो, फ्यूचर में G-Fart काम करो. Peace.